हेलो 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 हेलो। अब वन की रहेगी। हेलो 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 हेलो। हाँ हाँ। बैठ जा, तो मैं तेरी सीट चेंज करूंगा फिर। बैठ जा, तेरी सीट फिक्स करी थी मैंने। सही है। तो घर के चप्पलों में अपना निकल लेते हैं सर। ये सही है। ईशा रानी, तेरे को बड़ा दूर लग रहा होगा क्लास। है। यही पिछली गली में रहती है तू। ऑनलाइन बैठ के क्लास देखेगी। ऑडियो वीडियो क्लियर करो, लाइव क्लास में बच्चे। गुड मॉर्निंग क्या होता है? हम्म। गुड मॉर्निंग थोड़ी है अभी। चलो। गुड मॉर्निंग। फीवर आ गया? अच्छा। ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है भाई? धनंजय, क्लियर करो। आवाज साफ आ रही है? लास्ट लेक्चर 13th को हुआ था। यही था ना, लास्ट 13th को हुआ था। हाँ जी हाँ जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वीडियो थोड़ी ब्लर है, ऑडियो सही है। अच्छा, एक बार आप अपना नेटवर्क चेक करो, कहीं नेटवर्क की परेशानी तो नहीं है आपकी साइड से। वो नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। है ना? हाँ जी। तो अभी कौन सी क्लास हुई है आपकी? कॉस्टिंग एफएम है? सही है। कॉस्टिंग एफएम। नो सर, स्पीड सही है, तो फिर ब्लर कैसे हो सकता है? वीडियो वीडियो तो सही आना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम थी क्या कल? है? कुछ नेटवर्क ही इशू होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ तो नेटवर्क इशू भी नहीं हो सकता। यहीं से। अब जो सबसे अच्छा नेटवर्क हो सकता है वो लगा हुआ है। उससे अच्छा कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो कैसे हो सकता है? सबका प्रॉब्लम था क्या? माइट भी कुछ दिक्कत हो रही हो। बट ऐसा हो सकता है कि ना, कुछ ना एक्चुअल में क्या ना, सर्वर पे कुछ काम चल रहा है हमारे। तो ऐसा भी हो सकता है कि वहां से कुछ अपडेशन हो रहा हो। चलो। यार मेरे को वो क्यों नहीं मिल रहा? जो नोटिंग मैंने लास्ट लेक्चर में करी थी वो कहाँ है मेरी? हैं? आने दो दो एक बार उसको। लोड होने दो। अच्छा मुझे ये बताओ। सुनो, मेरी बात सुनो एक बार। हमने लास्ट क्लास में अपनी क्या क्या काम निपटा लिया था, बताना एक बार। टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी मिल गया ना, ये तो रहा है। तो इसको एक बार ही ना क्विकली 2 मिनट लगा के रिवाइज करेंगे हम एक बार पहले पूरा। है ना? तो रिवाइज हो जाएगा तो पुरानी क्लास जहाँ पे हमने रोकी थी वहां पे आ जाएंगे हम। ठीक है? सो एक बार ही आप समझो बात को। डिस्कशन हमारा ऐसे हुआ था। और फिर हम क्या करेंगे, फिर शायद इसके आगे भी हमने कुछ देखा था ना। नहीं, ये देखा था ना हमने। फैक्टर्स अफेक्टिंग एनुअल वैल्यूज। तो ये हमने, ये तो सबसे पहले ही हो गया था हमारा। तो फिर हम क्या करेंगे, ये वाला जो रूल हमने पढ़ा था, ये रूल जो हमने पढ़ा था ना,
तो ये वाले रूल को हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो पाएगा वो देखेंगे, कहाँ कहाँ पे हमें कोई दूसरा रूल बनाना पड़ेगा वो देखेंगे। ठीक है, चलो तो ऐसा करते हैं, यहां से रिवाइज करते हैं एक बार। बताओ क्या सीखा था सर? हमने कहा था, अच्छा, इनकम अंडर एट हाउस प्रॉपर्टी में जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी की टैक्सेबल इनकम निकालते हैं, और जब आप एक हाउस प्रॉपर्टी की टैक्सेबल इनकम को कंप्यूट करते हो तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है किसकी? एनुअल वैल्यू की। और एनुअल वैल्यू क्या होती है, ये बात मैंने आपको समझाई थी क्लास नंबर 1 में। क्लास नंबर 1 में मैंने आपको कहा था एनुअल वैल्यू बेसिकली क्या होती है, किसी भी हाउस प्रॉपर्टी की अर्निंग कैपेसिटी को एनुअल वैल्यू कहते हैं। मतलब एक प्रॉपर्टी मेरे को कितना कितना अमाउंट जनरेट करके दे सकती है, तो उसकी जो कैपेसिटी है बिल्डिंग की, दैट कैपेसिटी इज कॉल्ड एनुअल वैल्यू। ठीक है ना, वो जो बिल्डिंग की कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं? एनुअल वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो एनुअल वैल्यू जब हम निकालते थे तो एनुअल वैल्यू को डिटरमाइन करने के हमारे फैक्टर्स क्या क्या थे सर? एनुअल वैल्यू को निकालने के फैक्टर्स ये थे, दीज आर द मेन एलिमेंट्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। एक क्या था? म्युनिसिपल वैल्यू। क्या था ये वैल्यू? कौन सी होती थी बताओगे एक बार आप मुझे? वैल्यू विच इज गिवन बाय द लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी जिसकी प्रेजेंट में या जिसकी एरिया के अंदर वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती थी, ऐसा ही था ना? उसको हम कंपेयर करते थे किससे? फेयर रेंटल वैल्यू से। फेयर रेंटल वैल्यू से कंपेयर करके जो भी हायर आता था उसको उठा लेते थे, बोलो। और उसको कंपेयर किया करते थे किससे? उसको कंपेयर करते थे स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू से। स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम रेंट विच यू कैन चार्ज फ्रॉम अ प्रॉपर्टी एज पर लॉ। आया ना भाई, एक प्रॉपर्टी का मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना रेंट आप चार्ज कर सकते हो, उसको अपन क्या बोलते थे? स्टैंडर्ड रेंट बोलते थे। यहां से दोनों को कंपेयर करके जो भी लोअर आता था उसको उठा लिया करते थे और उसे कहा जाता था एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। और प्रैक्टिकली जो हमारी एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू थी उसको हम कंपेयर किया करते थे किसके साथ? एक्चुअल रेंट के साथ। और यहां से जो हायर निकलता था उसको हम ले लेते थे एनुअल वैल्यू। सो बेसिकली जो एनुअल वैल्यू है वो एनुअल वैल्यू है ईआर और एआर विच एवर इज हायर। लेकिन इन सर्टेन केसेस, आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास, इन सर्टेन केसेस हमारी एक्सपेक्टेड रेंट ही हमारी क्या होती है? एनुअल वैल्यू होती है। भाई एनुअल वैल्यू का मतलब क्या हुआ? वैल्यू ऑफ 12 मंथ्स। क्या बोला मैंने? वैल्यू ऑफ 12 मंथ्स। अच्छा, दूसरी बात, जब हमने लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी पे डिस्कशन किया, यही था क्या? टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी पे डिस्कशन किया। तो प्रॉपर्टी किसी के भी पास जो हाउस प्रॉपर्टी है जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं वो कितने तरह की हो सकती है सर? वो एक तो हो सकती है लेट आउट प्रॉपर्टी। क्या हो सकती है बेटा? लेट आउट प्रॉपर्टी। मुझे एक बात बताओ, लेट आउट प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? बताओ सोच के आराम से। सर ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हमने किस पर्पस के लिए रखा है? तो ऐसा होता है क्या कि आप एक प्रॉपर्टी बनाते हो और उससे आपका प्योर इंटेंशन क्या होता है? रेंट अर्न करने का ही होता है। भाई आपका प्योर इंटेंशन होता है कि आपको उस प्रॉपर्टी से क्या आ जाए? रेंट आ जाए। तो आप उस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम अर्न करना चाहते हो, आया ना? तो एक बात बताओ, जब आप उस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम अर्न करते हो तो प्रैक्टिकली वो जो रेंटल इनकम है वो कौन से हेड में जाती है? हाउस प्रॉपर्टी में जाती है। तो हाउस प्रॉपर्टी के लिए पहला टाइप क्या बना? लेट आउट प्रॉपर्टी। यानी कि ये वो प्रॉपर्टी है जिसको आपने किस इंटेंशन से रखा है अपने पास? कम ऑन, किस इंटेंशन से रखा है? टू अर्न रेंटल इनकम। किस इंटेंशन से रखा है? टू अर्न रेंटल इनकम, राइट? अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है बताना जरा। सर दूसरी प्रॉपर्टी थी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ये वो प्रॉपर्टी होती है जिससे मैं रेंट अर्न करना मेरा प्राइमरी इंटेंशन नहीं होता। फिर से ये वो प्रॉपर्टी होती है जिससे मेरा रेंट अर्न करना प्राइमरी इंटेंशन नहीं होता। तो गवर्नमेंट कहती है कि आपकी जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है ना, हम उसको 3 हिस्सों में बांट देते हैं। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में। पहला हिस्सा एसओपी यानी कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यूज्ड बाय द ओनर फॉर हिज ऑन रेजिडेंस। आप अपने घर में रहते हैं, खुद से रहते हैं। अब मैंने इससे पूछा पावनी से कि जो जिस घर में तो रहती है क्या उस घर में किराएदार भी रहता है? कहते रहे सर कैसी बात कर रहे हो आप, वो तो 3 BHK फ्लैट है और उसमें किराएदार कहां रखेंगे हम?
हाँ या ना? तो सर ये प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, हेंस वो मकान जो है वो हमारा प्योरली सेल्फ ऑक्यूपाइड है। फिर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मेरा ना एक घर है मेरठ में, तो वो जो मेरठ वाला घर है ना वो एक्चुअली अनऑक्यूपाइड है। बोला था क्या मैंने ऐसा? मैंने कहा था यार उसमें कोई नहीं रहता, है ना? तो वो जो घर है हमारा मेरठ वाला, उसमें अगर कोई रहता नहीं तो इट मींस, तो क्या मैं उसे सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लूं? सर नहीं, सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं, एक्चुअल में वो अनऑक्यूपाइड है। क्या है? अनऑक्यूपाइड हाउस है। अनऑक्यूपाइड हाउस को भी अपन सेम ट्रीटमेंट देते हैं जैसा किसको देते हैं? सेल्फ ऑक्यूपाइड को। तो जो ट्रीटमेंट हम सेल्फ ऑक्यूपाइड का करेंगे वही ट्रीटमेंट हम किसका करेंगे? अनऑक्यूपाइड का करेंगे। अनऑक्यूपाइड हाउस का कुछ लॉजिक है, कुछ रीजन है कि किन वजहों से आपको उसे अनऑक्यूपाइड रखना है। ऐसे नहीं रख सकते आप कि हाँ मेरा एक प्रॉपर्टी पड़ी हुई है उसे हम अनऑक्यूपाइड कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, दूसरा क्या? एसओपी यूज्ड बाय ऑनर फॉर हिज ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन। याद करो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कहा था अगर कोई इस तरह की एसओपी हमें दिखती है, इस तरह की अगर हमें कोई एसओपी दिखती है जिसको ऑनर अपने खुद के बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी के स्कोप से क्या हो जाती है? बाहर हो जाती है। और वो कौन से चैप्टर में चली जाती है? इनकम अंडर हेड पीजीबीपी में उस प्रॉपर्टी को हम एंटरटेन करेंगे, हम यहां पे उसकी बात ही नहीं करते। नेक्स्ट क्या है सर? सर ये वो घर था जिसमें पार्टली तो हम खुद रहते थे और पार्टली किसको रखा हुआ था हमने? पार्टली अपन किराएदार को रखते थे। और इसमें दो पॉइंट्स मैंने आपको बना के बताए थे। एक पॉइंट मैंने आपको बना के दिया था कैसा? एरिया बेसिस पे। और एक मैंने बना के दिया था किस पे? टाइम बेसिस पे। आज की बात यहीं से शुरू करनी है। डन? तो आज जो अपन चर्चा करेंगे वो यहां से शुरू करेंगे, ठीक है? आ जाओ। तबरेज उसके साथ ही बैठ जाना है। वो पुराने एक पिक्चर है शाहरुख खान की, उसमें गाना है आंखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा। है क्या नाम है पिक्चर का? मैं नाम भूल गया। तो तू उसके साथ ही बैठ जा। है भाई, दोनों आंखों में बात करते हैं। ये और ये नाम बता, इसको नाम बता, हर्ष को, प्रशांत। ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, आंखों आंखों में। कंसेप्ट समझा रहा है उसको, कहता तू समझा? नहीं, तो नहीं समझा। नहीं, कैसे जानता है तू इसको? है? तो ऐसे इशारा कर रहे हो एक दूसरे को? ओ भाई, है क्या? इंडिया ने? अच्छा, अच्छा, मेरे को पता नहीं था फॉलो ऑन का मतलब। थैंक यू, क्लियर कर दिया। ठीक है, तो उससे तेरे को क्या मिला? है? नहीं, उससे क्या हो जाएगा मतलब? अच्छा, बढ़िया है। वो शीतकालीन सत्र चल रहा है पार्लियामेंट में, उसमें पता है क्या हो रहा है आजकल? उसकी नॉलेज है तेरे को? हम्म? उसकी नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है ना? क्या? चलो। तो बच्चों, ऐसा है कि आप आज मेरी बात को सुनो। लिखना नहीं है कुछ भी बेटा। पता है लिखना तब तक नहीं है जब तक मैं बोलूं ना कि अब इसको लिख लो आप, ठीक है? कुल मिला के मेरे पास कितने तरह की हाउस प्रॉपर्टी आ गई सर? हमारे पास ना सर, हमारे पास सर टाइप 1। और कल जैसे ही मैंने क्लास खत्म करी ना तो मेरे से एक सवाल पूछा गया, मतलब लास्ट लेक्चर में जैसे ही मैं खत्म करके गया तो मेरे से डाउट पूछा गया कि आपने तो कहा था सेक्शन 23 में 5 सब सेक्शंस हैं, लेकिन यहां तो अपने को सिर्फ 4 दिखाई दे रहे हैं। तो आपने शायद ध्यान नहीं दिया, हमने इसी के अंदर ना एक प्रॉपर्टी और अभी प्रकट करनी है, लेकिन वो क्या है ना, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है, ना ही वो लेट आउट है, ना ही वो डीम्ड टू बी लेट आउट है। तो वो यहां से एक नया टाइप निकल के जाता है और उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वेयर द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द ओनर एज, हेल्ड बाय द ओनर एज स्टॉक एंड ट्रेड। कैसे?
स्टॉक एंड ट्रेड। तो ये मैंने जानबूझ के रोक लिया था लास्ट क्लास में, तो उससे क्या हो जाता, लिखवा देते तो, लिखवा भी देता तो भी कुछ नहीं होता, क्योंकि ये 23(5) जो है ये सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका, ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो आप उसको यहाँ पे डालना चाहो तो अलग से डाल देना, वेयर प्रॉपर्टी, और यहाँ पे मेरा प्रॉपर्टी से मतलब क्या है, हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक एंड ट्रेड, हेल्ड एज स्टॉक एंड ट्रेड, वेयर द प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक एंड ट्रेड। लो साहब, और इस पे सेक्शन ड्रॉ करके डाल देना जो तुम मेरे से पूछ रहे थे ना सेक्शन, वो सेक्शन है सेक्शन 23 सबसेक्शन 5। एंजॉय करो। अब हो गए 5, इकट्ठे हो गए पांचों। अब पता क्या है, अब मैं एक एक करके आप लोगों से सेक्शन को डिस्कस करता हूं। और मजे की बात पता क्या है, मजे की बात यह है कि अगर इस चैप्टर में हमें 8 क्लासेस लगनी है ना, तो 8 में से 2 लेक्चर्स 2-2 घंटे की अगर हम बात करें इंक्लूडिंग क्वेश्चंस, तो इधर वाले पे लगेंगे, इस पे लेट आउट प्रॉपर्टी पे, बहुत इत्मीनान से, आराम से। ठीक है, तो लेट आउट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं आज। लेट आउट प्रॉपर्टी को ट्राई करते हैं कि आज एंड होने तक हम लेट आउट प्रॉपर्टी को निकाल दें, खत्म कर दें। ठीक है, क्योंकि सर ये आगे वाला जो पोर्शन है ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला पोर्शन, बहुत आसान है, इजी पोर्शन है। ये मुश्किल है क्या? मुश्किल नहीं है ये उससे भी आसान है, मुश्किल कुछ नहीं है। हाय हाय, तेरे को बुखार है क्या? तेरे को बुखार आया हुआ है क्या? ऐसे मुंह क्यों बना के बैठी होती है तू? कि तेरा इस मोहल्ले में तेरी सेटिंग नहीं बैठती क्या? ये जो मोहल्ला है इसमें तो मतलब ऐसे गुस्से से क्यों देखती रहती है तू? मतलब क्या दिक्कत क्या है तेरे को इससे? ऐसा कुछ नहीं है, चल ठीक है, ऐसे मजाक करता रहता हूँ, हैं? चलो देखो इधर। हाँ जी भाइयों, भाइयों बहनों, सुनो सुनो, इधर देखो। ये ईशा को सही में बुखार है या झूठ बोल रही है? तबीयत ठीक नहीं है, बुखार तो नहीं है ना? अच्छा, साथ में रहते हो क्या दोनों? अच्छा, पीजी एक है, रूम भी एक है, रूम अलग अलग है। ये अच्छा किया हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा कलेश कब होता है? जब सेम क्लास के 2 बच्चे सेम पीजी में रहते हो, 24 घंटे उन्हें झेलना पड़े, तो मतलब क्या होगा फिर 3 महीने बाद भाई हर्ष क्या होता है? कलेश, फिर कलेश मचते हैं। तो ये सही है। चलो इधर देखो, तो हम एक काम करते हैं, टाइप 1 को डिस्कस करते हैं एक बार, है ना? अच्छा, टाइप 1 डिस्कस करोगे तो एक हाउस प्रॉपर्टी चाहिए होगी आपको ना, बोलो क्या चाहिए होगी? एक हाउस प्रॉपर्टी चाहिए होगी, हाउस प्रॉपर्टी। और मजे की बात पता है क्या है, ये हाउस प्रॉपर्टी हमने रखी हुई है, ऑनर ने रखी हुई है फॉर अर्निंग रेंटल इनकम्स। मतलब इस हाउस प्रॉपर्टी के साथ सेल्फ ऑक्यूपेशन का ना तो ओनर का कोई इंटेंशन है, ना तो उसका कोई इंटेंशन है इसमें रहने का, उसने इसे बनाया ही था प्योरली फॉर लेट आउट पर्पस। किस लिए बनाया था? प्योरली फॉर लेट आउट पर्पस। 100% फोकस रखना मेरी बात पे, ठीक है? लिखना बंद, पेन डाउन, इत्मीनान से बैठो, और मैं जो कह रहा हूं उसको सुनो बस, ठीक है? अब मैं जो कुछ कहूंगा आपको सिर्फ उसी को प्रोसेस करना है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, ठीक है? और ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं, कम करोगे तो मैं खींच के ऊपर ले आऊंगा, लेकिन ज्यादा प्रोसेस करोगे तो ऊपर से खींचना मुश्किल है वहां से, ठीक है? तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये वो प्रॉपर्टी है जिसको मैंने रखा है लेट आउट पर्पस के लिए। इसका मेरा पर्पस ही क्या है कि इस प्रॉपर्टी से आई जस्ट वांट टू जनरेट रेंटल इनकम्स। क्या जनरेट करना है मेरे को? रेंटल इनकम्स को जनरेट करना है। आ जाइए सर जी, लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी कैसी हो गई? लेट आउट, लेट आउट प्रॉपर्टी। सो वी जनरली कॉल इट एलओपी, है ना? अब मुझे एक बात बताओ, एलओपी का सेक्शन रेफरेंस हमने क्या दिया था जब हम टाइप्स की बात कर रहे थे? तो सर आपने कहा था इस लेट आउट प्रॉपर्टी का हमें क्या निकालना है?
टैक्सेबल इनकम निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? टैक्सेबल इनकम निकालना है। फिर से एक लेट आउट प्रॉपर्टी है, मेरे सामने एक लेट आउट प्रॉपर्टी है, मुझे उस लेट आउट प्रॉपर्टी की टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालनी है। यही टारगेट है। एजेंडा सेट हो गया। एजेंडा क्या है? एक लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है, मुझे उस लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी की टैक्सेबल इनकम निकालनी है। क्लियर है बात? किसी भी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी की टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए कल ही मैंने तुम्हें समझाया था। यानी कि कल से मेरा मतलब होता है लास्ट क्लास। जब भी मैं बोलूं कल, कल का मतलब अब कल का मतलब प्रशांत खो गया। कल कहाँ आए थे आप? कल तो क्लास ही नहीं हुई थी आपकी। और कल क्या? कल के पहले कल था, उसको भी नहीं हुई थी है, और सैटरडे को भी नहीं थी। तो कल की बात कर रहे हो आप। तो कल का मतलब क्या है? जो जस्ट बीता हुआ पल। हाँ है ना? तो हमारी आपकी मुलाकात जब हुई थी उसमें आखिरी में मैंने कोई बातें बोली थी। कोई भी हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है उसको कैलकुलेट करने के लिए मेरे को कितने एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है? स्टेप 1। सर जी स्टेप 1 था एनुअल वैल्यू। सबसे पहले उसकी क्या चाहिए होगी? एनुअल वैल्यू चाहिए होगी। ये पहला एलिमेंट है। क्या बीमारी होती है एनुअल वैल्यू? अभी समझाया था। एनुअल वैल्यू का मतलब होता है ER AR विच एवर इज। इतना ही तो समझाया मैंने आपको अभी। शाबाश। सर जी किसी भी प्रॉपर्टी की इनकम जब हम कैलकुलेट करेंगे तो बस दो ही काम करेंगे, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। और मजे की बात पता है क्या है? एंटायर इनकम टैक्स में आपको तीसरा कुछ भी नहीं करना, ये दो ही काम करने हैं। रेवेन्यू माइनस, रेवेन्यू भी किसके हिसाब से होंगे? इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से होंगे। और एक्सपेंसेस भी किसके हिसाब से होंगे? इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से होंगे। रेवेन्यू का मतलब हो गया एनुअल वैल्यू। हाउस प्रॉपर्टी में रेवेन्यू का मतलब रेंट नहीं होता, एनुअल वैल्यू होता है। हाँ है ना? तो सर जी यहां पे क्या आएगा? एनुअल वैल्यू। और एनुअल वैल्यू हम डिटरमाइन कर लेंगे। तो पहला स्टेप है एनुअल वैल्यू डिटरमाइन कर लो। बाकी का ये तो सेकंड स्टेप है ना। एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस में म्युनिसिपल टैक्सेस है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है, फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन है। ये सब करके अपन कहां पे आ जाएंगे? बोलो। ये सब, ओ रुको, ग्रोस एनुअल वैल्यू पे नहीं आ जाएंगे। ये सब फाइनल निकालने के बाद हम आ जाएंगे इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी पे। क्योंकि ये सब तो फाइनल है। अरे 4 स्टेप में तो आंसर आ जाएगा। नहीं समझे क्या? 4 स्टेप में तो भाई आंसर आ जाएगा। कहां मर गया रे? हैं? कहां है? हाँ 4 स्टेप में तो आंसर आ जाएगा भाई। बोर्ड पे देखो। पहली स्टेप क्या थी? डिटर्मिनेशन ऑफ। दूसरी स्टेप क्या है? पहला एक्सपेंस क्या है? म्युनिसिपल टैक्सेस, टैक्सेस लेवीड बाय लोकल अथॉरिटी ऑफ द सिटी। हाँ है ना? तीसरे स्टेप में क्या मिलेगा? उसमें से चौथे स्टेप में 2 डिडक्शंस माइनस होंगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन। भाई साहब फिर तो आपका क्या मिल जाएगा? आपको आंसर ही मिल जाएगा। इतना लंबा चौड़ा कहानी नहीं है इसका, तो बहुत आसान सा टॉपिक है। आ जाओ सर। तो एक काम करो फटाफट से। कहां लिख रहे थे आप? यही लिख रहा था क्या मैं? यही लिख रहा था ना? हाँ ठीक है, आ जाओ। लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहले क्या चाहिए होगा? बनवाओ फॉर्मेट मेरे साथ। मैंने कहा मेरे साथ, तुम मत बनाओ, तुमने बना रखा है ऑलरेडी। बोर्ड पे देखो। हाँ मेरे साथ बनवाओ फॉर्मेट। बताओ सबसे पहले क्या चाहिए होगा? सबसे पहली रिक्वायरमेंट, सर सबसे पहली रिक्वायरमेंट है डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। सर जी वर्किंग नोट बनेगा इसके लिए, बताया था मैंने आपको। एनुअल वैल्यू जब भी निकालोगे, कैलकुलेट करोगे, उसके लिए तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा? एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। सही है? हाँ सर सही है। तो एक काम करते हैं फटाफट से, यहां पे हम एक फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं जिसके अंदर हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। पहली स्टेप, पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, सर मुझे चाहिए होगी ग्रोस एनुअल वैल्यू। क्या चाहिए होगी बेटा? अच्छा क्या आपको याद है मैंने तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते एक बात और कही थी? ग्रोस और नेट का कॉन्सेप्ट हमारे ओरिजिनल लॉ में नहीं है। वहां पे सिर्फ क्या लिखा गया है? एनुअल वैल्यू। वहां पे कहीं पे ग्रोस और नेट नहीं लिखा गया। ग्रोस और नेट हम सिर्फ आपको समझाने के लिए बताते हैं, ताकि जब हम ग्रोस बोलें तो आपको ये पता रहे कि हमें ग्रोस से किस पे आना होता है? नेट पे आना होता है। तो ग्रोस एनुअल वैल्यू, ग्रोस एनुअल वैल्यू हम स्टेप 1 में कैलकुलेट कर लेंगे, जिसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा? इसके लिए मेरे को वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ठीक है? अच्छा तो पहला स्टेप तो यही है। तो अब मुझे एक बात बताओ, आपके मन में क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसको मैंने लेट आउट पर्पस के लिए रखा है, उसकी ग्रोस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी?
सही है, सही है ना? तो एक बात बताओ, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको मैंने रेंटल पर्पस के लिए रखा था, यानी कि वो प्रॉपर्टी से मैं सिर्फ क्या अर्न करना चाहता हूं, रेंट अर्न करना चाहता हूं, भाई मेरे को उस प्रॉपर्टी से सिर्फ रेंटल एक्सपेक्टेशंस हैं, तो बड़ी सीधी बात है, सबसे पहले एनुअल वैल्यू जब मैं उसकी कैलकुलेट करूंगा तो मैं उसका एक्सपेक्टेड रेंट निकालूंगा। बोलो हाँ है ना? पहले मैं उसका एक्सपेक्टेड रेंट निकालूंगा। क्या मैं डायरेक्टली एक्चुअल रेंट फॉलो कर सकता हूं? नो। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसका एक्सपेक्टेड रेंट निकालना पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं बताओ, क्यों करना पड़ रहा है मुझे ऐसा? सर क्योंकि सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 में ऐसा लिखा है, जब आप किसी प्रॉपर्टी को लेट आउट पर्पस के लिए रखते हो तो सबसे पहले आपको उसका एक्सपेक्टेड रेंट ही निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एक्सपेक्टेड रेंट ही निकालना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड रेंट वो रेंट है जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इससे नीचे मैं किराया चार्ज नहीं कर सकता। क्या बोला मैंने? एक्सपेक्टेड रेंट वो रेंट है जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं इससे नीचे रेंट चार्ज नहीं कर सकता। तो एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालेंगे भाई? तबरेज बता जल्दी से फटाफट, कैसे निकालेंगे? सबसे पहला काम है मेरे को, एनुअल वैल्यू जब भी मैं करूंगा तो मुझे वर्किंग नोट बनाना है। इतना टाइम नहीं है मेरे पास। सोच रहा है तू आराम से बैठ के, घर पे पढ़ के आना होता है, क्लास में याद नहीं करनी होती चीजें। बता जल्दी से, सबसे पहला काम क्या करूंगा? ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना होगा? मुझे डिटरमाइन करना होगा एक्सपेक्टेड रेंट। और एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए मेरे को सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा? म्युनिसिपल वैल्यू। क्या ढूंढना पड़ेगा? म्युनिसिपल। अभिजीत मेरा लैपटॉप लेके आया था क्या ऊपर? ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू को मैं एमवी लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। सर म्युनिसिपल वैल्यू, लेट्स सपोज म्युनिसिपल वैल्यू वाज 10,000 रुपीज पर मंथ। 10,000 रुपए पर मंथ, छोड़ो पर मंथ भी छोड़ो, 10,000 रुपए एनुअल ले लो, ठीक है। अच्छा, इसको अपन किससे कंपेयर करते हैं? इससे हम कंपेयर करते हैं फेयर रेंटल वैल्यू से। फेयर रेंटल वैल्यू वो वैल्यू होती है जो मेरे को मेरी प्रॉपर्टी के आसपास की आजू बाजू की प्रॉपर्टी से मिल जाती है। कि भाई हो सकता है कि एक बार फेयर रेंट भी पता कर लो, इस प्रॉपर्टी की म्युनिसिपल वैल्यू तो पता चल गई, तो एक काम करो, एक बार फेयर रेंट का भी आइडिया लगा लो, ताकि फेयर रेंट से और पिक्चर क्लियर होती है कि भाई म्युनिसिपल वैल्यू तो 10,000 है, लेकिन मान लो वहां से फेयर रेंट मुझे निकल के आया 12,000 रुपए। सर क्या फेयर रेंट म्युनिसिपल वैल्यू से हमेशा ज्यादा होता है? प्रैक्टिकली ज्यादा ही होता है। प्रैक्टिकली क्या होता है? ज्यादा होता है बेटा, मैं समझाता हूं। फेयर रेंट के ना कई फैक्टर्स होते हैं, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बोला था। फेयर रेंट हमें मिलता कैसे है? मेरी प्रॉपर्टी के आजू बाजू की प्रॉपर्टी का क्या रेंट है उससे मिलता है। लेकिन मेरी प्रॉपर्टी का फेयर रेंट क्या होगा, ये मेरी प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? लोकेशन पे। मैंने लास्ट क्लास में कहा था, दो बातें हैं, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है इसमें, सुनो सुनो सुनो, मैंने समझाया था लेकिन आपने, मैंने बोला ना, अब क्या हुआ, आपने मुद्दे की बात छोड़ दी और जो नॉन मुद्दे की बात थी उसको याद रखा। मैंने आपको ऐसा कहा था, वेन एवर यू विल डिसाइड फेयर रेंटल वैल्यू, तो याद रखना आजू बाजू की प्रॉपर्टी का जो रेंट होता है उससे निकलती है क्या? लेकिन फेयर रेंटल वैल्यू इन्फ्लुएंस होती है कई सारे फैक्टर्स से, याद करो। उसमें एक फैक्टर क्या है? प्रॉपर्टी की लोकेशन। बेटा ये प्रॉपर्टी मेन रोड पे है, हाँ या ना? इसके जस्ट पीछे वाली प्रॉपर्टी मेन रोड पे नहीं है, तो इस प्रॉपर्टी पे जब हम अपनी होर्डिंग्स लगाते हैं तो हमारी विजिबिलिटी मेन रोड पे आ जाती है कि नहीं आ जाती है? बोलो हाँ या ना? इसके जस्ट पीछे वाली प्रॉपर्टी तो मेन रोड पे नहीं है, तो उसका रेंट इस प्रॉपर्टी के रेंट से डेफिनेटली कुछ कम होगा। और कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो गली में बिल्कुल आखिरी में जाके है, तो डेफिनेटली उसका रेंट तो लोकेशन से इन्फ्लुएंस होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा, फेयर रेंट कई सारी चीजों से इन्फ्लुएंस होता है, आई एम टेलिंग यू। कैसे? कल का मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं। कल का क्या है कि मैंने एक प्रॉपर्टी रेंट पे लेनी है गुड़गांव में। अब क्या हो रहा है, उस प्रॉपर्टी का जो लोकेशन है, ध्यान से समझना, तो मैं उसका लोकेशन आपको समझाता हूं, ठीक? और जब मैं आपको लोकेशन समझाऊंगा तो यू विल गेट टू नो कि इस फेयर रेंटल वैल्यू का एक्चुअल में क्या रेलेवेंस होता है। ये मेन रोड है जिसपे वो प्रॉपर्टी है ना, ये मेन रोड है, और इस मेन रोड के साथ ऐसे एडजॉइनिंग एक और मेन रोड गया हुआ है, समझ गए? और यहां से एक रोड और गया हुआ है ऐसे, और वो प्रॉपर्टी है यहां पे, यहां पे प्रॉपर्टी।
उसके इस तरफ कोई दूसरी प्रॉपर्टी बनी हुई है, तो वो इस तरफ से ओपन नहीं है, बाकी वो इधर से भी ओपन है, इधर से भी ओपन है, और इधर से भी वो ओपन है। ये तीनों तरफ से ओपन प्रॉपर्टी है। आया ना, समझ गए? सर इसके जस्ट बाजू वाली जो प्रॉपर्टी है ना यहां पे, वो सिर्फ टू साइड ओपन है, सामने से, और अब मैंने इसको रेंट पे लेना है ना, तो मैंने रेंट पे लेना है, तो मैं तो फेयर रेंट की बात करूंगा, तो मैंने उनसे फेयर रेंट की बात करी। तो इस प्रॉपर्टी का जो रेंट आया, इस प्रॉपर्टी का रेंट मैं निकाल के दे रहा हूं, और वो रेंट कितना है, अराउंड 75,000 है। ध्यान से समझना। और इसका रेंट वो कितना चार्ज कर रहा है, 95,000। मैंने उसको बोला यार तेरे बगल वाले का तो 75 है, सेम एरिया का। कहते साहब रेंट सिर्फ एरिया का नहीं होता है। उन्होंने मुझे समझाई ये बात कल, और जब वो बोल रहे थे तो मैं चुप था, क्योंकि ये तो हम आपको सदियों से समझाते आ रहे हैं, हाँ या ना। तो उन्होंने मुझे पता क्या बोला, उन्होंने मुझे बोला सर रेंट सिर्फ प्रॉपर्टी के स्पेस का नहीं होता है, प्रॉपर्टी की लोकेशन का भी होता है। तो क्या आप इस बात से एग्री करते हो? तो क्या आपको लॉजिकली ये बात समझ आई कि वाई फेयर रेंट इज कंसीडर्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग द एनुअल रेंटल वैल्यू या एनुअल वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी? तो ये बात क्या अपने को दिमाग में सेट बैठ रही है? बैठ रही है। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहां से आपने मुझे क्या कहा था, यहां से उठाना है जो भी हायर होगा, तो इन दोनों में जो वैल्यू क्या होगी बेटा, हायर होगी, मुझे वो वैल्यू यहां पे उठा लेनी है। दैट वैल्यू इज 12,000 रुपए। इजी, आसान। हटा दूं मैं इसको, तो तुम्हें फेयर रेंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा दिमाग में सेट हुआ। चलो, रेलेवेंस समझ आया फेयर रेंट का। प्रैक्टिकल लाइफ में पता है क्या होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में कई बार सिर्फ फेयर रेंट ही दिया होता है, जब कुछ भी नहीं दिया होता तो सिर्फ फेयर रेंट दिया होता है। तुम समझ में आई बात? तो हमें कई बार फेयर रेंट को ही क्या मानना पड़ता है, एक्चुअल रेंट मानना पड़ता है, उसी को क्या मानना पड़ता है, एक्चुअल रेंट मानना पड़ता है। आई बात समझ में? चलो, अब इसका फेयर रेंट तो 12 है, म्युनिसिपल वैल्यू 10 है, तो हायर क्या बना, 12। लेकिन एक लॉ है जो ये कहता है कि नहीं साहब, आप इस प्रॉपर्टी का 9,000 रुपए से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। आप इस प्रॉपर्टी का 9,000 रुपए से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। अब आप में से कितने बच्चे इस 9,000 का प्रैक्टिकल इंपैक्ट समझना चाहते हैं? थियोरेटिकल तो मैं आपको समझा देता हूं, 1 मिनट लगेगी। 12 और 9 आपको इन दोनों में से उठाना है लोअर। क्या उठाना है बेटा? और आपकी वैल्यू आ जाएगी 9,000। अब मेरी बात सुनो, तुम्हें ये तो समझ में आ गया कि ये जो 9,000 है, ये 9,000 मैंने यहां पे क्यों लिया, क्योंकि स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू से ज्यादा मैं चार्ज नहीं कर सकता, इस वैल्यू को नहीं कर सकता मैं इसको चार्ज। लेकिन आप में से कितने बच्चों को यह समझ आया कि इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या होगा? बताओ। अब मजा आ जाएगा, मतलब आपको यार दिल छू जाएगी एक्सप्लेनेशन आपके, आपको सच में समझ आएगा यार ये टैक्स का पेपर कितना सजीव है। ये मतलब ये ना बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है ये। बताओ क्या प्रैक्टिकल यूज है इसका, बोलो। ठीक है, आप बताओ कोई प्रैक्टिकल यूज है क्या इसका? हाँ, डन डन डन, बट प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या हुआ? आपने जवाब सही दिया, बट इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या है? व्हाट इज अ स्टैंडर्ड रेंटल, इसका जवाब आपने ठीक दिया कि देखिए ऐसा है, बियॉन्ड दैट यू कैन नॉट चार्ज द रेंट। आया ना? तो मैं एक केस स्टडी बना के समझाता हूं आपको, एक केस स्टडी समझाता हूं मैं बना के। मेरे पास एक केस आया अभी थोड़े दिन पहले, नोएडा का केस था। और जिस इलाके का वो केस था, काफी फेमस एरिया है नोएडा का। ये अट्टा मार्केट सुना है क्या आपने? नोएडा सेक्टर 18 में अट्टा मार्केट है, जीआईपी मॉल के इस तरफ दूसरी साइड पे। ठीक है, वो वहां का एरिया था, और वहां की एक शॉप थी, ये एक शॉप थी। अब सुनना प्रॉब्लम क्या हुई। ये शॉप थी वहां पे,
अब होता क्या है, इस शॉप के ऑनर है मिस्टर एक्स, ये इसके ऑनर है, और इसके टेनेंट है मिस्टर वाई, ये मिस्टर वाई इसके टेनेंट है। मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स से ये प्रॉपर्टी रेंट पे ले रखी है और इसका फेयर रेंट आ रहा था 80,000 रुपए पर मंथ। ठीक है, और मैं आपको मजे की बात बताता हूं, इसका स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू के हिसाब से रेंट होना चाहिए था कितना, 55,000। तो मिस्टर एक्स 55,000 रुपए तो लेते थे किसमें, बैंक में, और बैलेंस लेते थे किसमें, कैश में। ऐसे होता था, बिकॉज बियॉन्ड 55,000 तो वो चार्ज कर ही नहीं सकते एज पर लॉ, क्योंकि स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू एप्लीकेबल है। अब क्या हुआ, वाई और एक्स का डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा हो गया इनका आपस में, और वाई ने एक्स का रेंट रोक लिया 6 महीने का, 6 मंथ से कोई रेंट नहीं दिया। अब डिस्प्यूट क्या था वो समझिए, मिस्टर एक्स कह रहे थे कोर्ट में कि मेरा रेंट ड्यू बनता है 6 × 80, ये उनका स्टैंड था। कितना हो गया बेटा, कोर्ट कह रही थी गलत, आपका तो सिर्फ बनता ही कितना है, कितना बनता है, 3,30,000, आपका तो बैलेंस बनता ही नहीं है। याद रखिएगा, स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की लाइफ में क्या है, अगर कोई इस तरह का डिस्प्यूट हमारे सामने आता है तो उसमें हमारे से ये पूछा जाता है, फिर इन्होंने ना, एक्स ने मेरे को रेफर करके ये पूछा था कि क्या कोर्ट सही बोल रही है। हमने किसी लॉयर से पूछा था तो लॉयर कह रहा था नहीं कोर्ट गलत बोल रही है। नहीं साहब, कोर्ट गलत नहीं बोल रही है, कोर्ट बिल्कुल सही बोल रही है। स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू से ज्यादा तो आप ऑथोराइज ही नहीं है ना रेंट रिसीव करने के, स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू से ज्यादा आप रेंट ऑथोराइज ही नहीं है लेने के। जब आप ऑथोराइज ही नहीं हो वो काम करने के, तो आप वो काम कर क्यों रहे हो, बोलो हाँ या ना। तो आप अगर ये केस जीत भी गए तो कोर्ट आपको सिर्फ कितना पैसा दिलवा पाएगी, 330 ही दिलवा पाएगी कोर्ट आपको। आई बात समझ में, ये इसका प्रैक्टिकल रिलेवेंस है स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू का। लेकिन क्या है, तुम्हें तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए होता है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो बच्चा क्या करता है, भाड़ में जाए, वो रट्टा मारता है, वो कहता है देखो एमवी और एफआरवी विच एवर इज हायर कंपेयर विद एसआरवी विच एवर इज लोअर, लोअर विच एवर इज लोअर, और जैसे ही लोअर होके यहां से सिस्टम आया तो ये मेरा आ गया एक्सपेक्टेड रेंट, यानी कि मेरी एक्सपेक्टेशन, एनुअल एक्सपेक्टेशन उस प्रॉपर्टी से क्या है। तो एनुअल एक्सपेक्टेशन मेरी उस प्रॉपर्टी से कितनी है भाई, वो प्रॉपर्टी मेरे को 9,000 रुपए कमा के दे सकती है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये 9,000 मिनिमम एक्सपेक्टेशन है या मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन है। बहुत अच्छा, क्या है सर, मिनिमम। सर मैक्सिमम नहीं है, सरकार कभी भी मैक्स लिमिट नहीं डालती, कम से कम लिमिट डालती है। समझिए, ये वैल्यू आपने नहीं निकाली, ये वैल्यू आपको निकालने के लिए बोला गया था, याद करो। आम आदमी इस झमेले में नहीं पड़ेगा कि पहले एक्सपेक्टेड रेंट निकालेगा फिर एक्चुअल रेंट निकालेगा ना। सरकार ने कहा था एक्सपेक्टेड रेंट बताओ कितना है, तो आपने कहा था एक्सपेक्टेड रेंट निकालूंगा कैसे, तो उन्होंने कहा था एमवी और एफआरवी विच एवर इज, और इसको कंपेयर करो किससे, तो विच एवर इज, so that is your expected rent which is minimum rent which you can earn from the property। आया ना। अब सर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मैंने कमाया कितना इन एक्चुअल। क्या मैंने कहीं पे भी एक्चुअल रेंट की बात करी, इसमें करी कहीं पे एक्चुअल रेंट की बात नहीं करी। तो सर अब पिक्चर में आ गया एक्चुअल रेंट चार्ज बाय द ओनर। अब एक्सपेक्टेड कितना था, इन्होंने चार्ज कर लिया 10,000 रुपए। तो सर क्या गवर्नमेंट इनको ये नहीं कहेगी कि 10,000 तुमने क्यों चार्ज कर लिया, तुम्हें तो 10,000 चार्ज करना ही नहीं था। बहुत बढ़िया, आ बैल मुझे मार नहीं हो जाएगा, है यार, सरकार का फायदा है कि नहीं है 10,000 आने में यहाँ पे, तो गवर्नमेंट क्यों कहेगी इसको,
क्यों कहेगी गवर्नमेंट इसको कि तू 10,000 नहीं ले सकता? नहीं सर, आपने अभी तो कहा था स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू से ज्यादा रेंट हो ही नहीं सकता। अरे वो तो एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए है ना, लेकिन इसने कुछ घुमाया होगा जुगाड़ और इसने ले लिया 10,000 रुपए। तो क्या मतलब, तुम उसे रिवर्स करा दोगे क्या? बोलो हाँ या ना। याद रखिएगा, एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा हो सकता है। और सरकार कहती है कि देखिए भाई साहब, सबसे पहले बेटा प्लीज बोर्ड में ध्यान देना, सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। आप जब ये क्लॉज तक परफेक्शन से लिखोगे ना वहां पे, तब मेरे को समझ आएगा आपने क्लास पढ़ी है। नहीं तो मुझे यही समझ आएगा तुमने रट्टा मारा है फॉर्मूले का। तो फॉर्मूले रट्टा मत मारना, ये क्लॉजेस तक परफेक्शन से जाना। देखिए मैं आपको बाइफर्केशन करके देता हूं। सेक्शन 23 में कहा यूज करता हूं? सेक्शन 23 में यूज करता हूं डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। कहां यूज करता हूं मैं इसको? डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। आ गई बात समझ में? सबसेक्शन 1 में कहां यूज करता हूं? एलओपी के केस में। और एलओपी के केस में मेरी एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है? 3 क्लॉजेस में कैलकुलेट होती है। 3 क्लॉजेस में एक साथ? अरे बाबू एक साथ कैसे हो सकती है, बीच में और लिखा है ना। तो या तो क्लॉज ए से होगी, या तो क्लॉज बी से होगी, या तो क्लॉज सी से होगी। यानी कि पिक्चर या तो ऐसी बनेगी 23(1)(a), या पिक्चर ऐसी बनेगी 23(1)(b), या फिर पिक्चर बनेगी एक्सेप्शनल 23(1)(c। सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है ये वाला, ठीक है? ऐसे बनेगी पिक्चर। अच्छा तो सर पहले हम इसकी बात करें, इसमें क्या लिखा है? तो इसमें लिखा है जीएवी माना जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट, ये लिखा है इसमें। मतलब सबसे पहले सरकार कह रही है भैया देखो ऐसा है, ज्ञान मत दो, बस ये बताओ कि एक्सपेक्टेड रेंट कितना है, हम और कुछ नहीं जानना चाहते। आप चीखते रहना मेरा एक्चुअल इतना है, एक्चुअल इतना है, एक्चुअल नहीं जानना मेरे को आपसे। पहले ये बताओ एक्सपेक्टेड कितना है, फटाफट बताओ। तो आपको सबसे पहले एज पर 23 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए क्या निकाल के देना पड़ेगा? एक्सपेक्टेड रेंट। और मेरे ख्याल से मैं 100% बच्चों को ये बात समझा चुका हूं कि हाउ टू कंप्यूट एक्सपेक्टेड रेंट। कोई एक भी स्टूडेंट ऐसा तो नहीं है जिसको ये नहीं समझ आया कि एक्सपेक्टेड रेंट निकालना कैसे है। बताओ जल्दी से, सबको समझ आ गया? एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलेगा अपने को समझ आ गया? अच्छा तो सर एक्सपेक्टेड रेंट को ही उठा के जीएवी मान लें क्या? अभी रुकिए, अब क्या करिए, अब आप फटाफट से ये बताइए कि एक्चुअल रेंट कितना है। बताना पड़ेगा क्या सर? हाँ अब बताना पड़ेगा। तो अब आपका एक्चुअल रेंट निकल के आया सेक्शन 23 सबसेक्शन और है ना बीच में। तो अब आपने जैसे ही एक्चुअल रेंट बताया, मैं लिख लूं यहां पे एक्चुअल रेंट। देखिए एक्चुअल रेंट का जिक्र क्लॉज बी में हुआ है, ए में जिक्र नहीं हुआ एक्चुअल रेंट का। उसका जिक्र किस में हुआ? क्लॉज बी में। और मजे की बात बताऊं क्लॉज बी क्या कहता है? क्लॉज बी कहता है कि अगर आपने कोई ऐसी वैल्यू ले ली जो कि उस वैल्यू से ज्यादा है जो क्लॉज ए में लिखी है, तो हम वो वैल्यू जो तुमने ले ली उसको मान लेंगे क्या? जीएवी। फिर से सुनो मैंने क्या कहा। क्लॉज ए में एक्सपेक्टेड रेंट लिखा था, लॉ ने कहा अगर तुमने प्रॉपर्टी से कोई ऐसी वैल्यू चार्ज कर ली जो क्लॉज ए में लिखी हुई वैल्यू से ज्यादा है, तो हम जो वैल्यू तुमने ली है जो कि क्लॉज ए से ज्यादा है, हम उसी को क्या मान लेंगे? तो आप याद करो मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें ऐसे समझाया था, जस्ट रटाने के लिए ऐसे समझाया था कि तुम्हारे दिमाग में कोई चीज सेट हो जाए जाके। मैंने ऐसा कहा था बेटा याद रखना ई आर और ए आर विच एवर इज, क्योंकि ई आर मेंशनड था 23(1)(a) में और ए आर मेंशन था 23(1)(b) में। तो इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो ले लोगे आप। बोलो हाँ या ना। चलो अब तुम्हें डायरेक्ट के दर्शन करा देते हैं, हम ओरिजिनल लॉ के दर्शन करा देते हैं आपको। आ जाओ, क्योंकि ये छोटा चैप्टर है तो इसमें बैरेक्ट को ढूंढना और समझना आसान है, और आपको भी थोड़ा बैरेक्ट को कैसे पढ़ते हैं समझ में आ जाएगा, तो वो भी काम मेरा पूरा हो जाएगा। एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। आ जाओ, देखो इधर, यही है क्या? खुल जा भाई। देखो ये लिखा है 23 सेक्शन 23 लिखा है हाउ टू डिटरमाइन एनुअल वैल्यू। देखना जरा, कुछ दिखाई दे रहा है क्या आपको?
हाँ सर, बस जितना मैं कहूँ उतना ही देखना है, ज्यादा नहीं देखना है। फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 22, एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी शैल बी डीम्ड टू बी, क्या लिखा है, डीम्ड टू बी। डीम्ड टू बी का मतलब क्या होता है, तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, हमारी सुनो तुम, कि एनुअल वैल्यू क्या मानी जाएगी। क्लॉज ए में देखना क्या लिखा है, ऐसे पढ़ना, 23(1)(a), कर्सर पे नजर रखना अपनी, 23(1)(a), द सम फॉर विच प्रॉपर्टी माइट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू लेट फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो आपको समझ आया मैंने इसे एक्सपेक्टेड रेंट क्यों बोला था, क्योंकि मेरे ओरिजिनल लॉ में इसका नाम क्या रखा गया है, एक्सपेक्टेड टू लेट फ्रॉम ईयर टू ईयर। यानी कि इसकी मिनिमम अमाउंट जो हम एक साल में एक प्रॉपर्टी के निकाल पाएंगे उसे मैं एक्सपेक्टेड रेंट कह रहा हूं, हाँ या ना। दूसरे शब्दों में देखना, यहां और डाल रखा है क्या इन्होंने, और वेयर द प्रॉपर्टी, ध्यान दीजिए, और एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज लेट, लेट का मतलब है किराए पे लगी पड़ी है, एंड एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, आपको सिर्फ रिसीव्ड कंसिडर नहीं करना, आपको रिसीवेबल भी कंसिडर करना है। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ऑनर इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ इज इन एक्सेस, ध्यान दीजिएगा प्लीज, इज इन एक्सेस ऑफ द सम रेफर्ड इन क्लॉज। क्लॉज ए में क्या लिखा था भाई सर, क्लॉज ए में लिखा था एक्सपेक्टेड रेंट, यहां लिखा है इज इन एक्सेस, ध्यान दीजिए क्या लिखा है, इज इन एक्सेस ऑफ द सम रेफर्ड इन क्लॉज ए, द अमाउंट सो रिसीव्ड और रिसीवेबल शैल बी द जीएवी। हाँ है ना, दोनों बात समझ आ गई आपको। मैं वापस से नोट्स पे आ जाऊं, मैंने क्या बोला, मैंने बोला साहब ऐसा है, सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए कहता है ईआर की बात करता है, एंड यू गाइज नो हाउ टू कैलकुलेट ईआर। नाउ अभी बात खत्म नहीं हुई, सीधे सीधे आपको चेक करना है कि एक्सपेक्ट क्लॉज बी क्या कहता है। क्लॉज बी कहता है प्रभु यहां तो एआर होना चाहिए, और एआर को जीएवी मान लिया जाएगा अगर एआर किससे ज्यादा होगा, बताओ, जीएवी माना जाएगा एआर, हाँ या ना। अच्छा, तो दोनों क्लॉज का क्रक्स बना लेते हैं सर। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हें यहां पे कुछ लिखने की जरूरत है क्या, अभी मैं एक समरी बनवा दूं आपको फटाफट से। अब आप रजिस्टर निकालो, फटाफट निकालो रजिस्टर, और वहां पे एक काम करो, रजिस्टर पे एक काम करो, फटाफट से हेडिंग डालो, वहां पे हेडिंग डालना पार्ट 1, पार्ट 1 कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी, और केस कौन सा है बेटा, केस कौन सा है, हम किस केस पे बात कर रहे हैं, इन केस ऑफ एलओपी, इन केस ऑफ एलओपी का मतलब क्या है, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, मतलब वो प्रॉपर्टी जो तुमने रखी ही किस पर्पस के लिए है, रेंटल पर्पस के लिए रखी है। डन। तो इस सिचुएशन में हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा ग्रोस एनुअल वैल्यू, बोलो बेटा, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा सर, सबसे पहले निकालना पड़ेगा ग्रोस एनुअल वैल्यू। और प्रभु ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हमें दो चीजों को समझना पड़ेगा। पहला क्या था सर जी, पहला है, जस्ट अ मिनट, हमें यहां से सबसे पहले निकालना पड़ेगा एक्सपेक्टेड रेंट, बोलो हाँ या ना। तो मैं बोल सकता हूं स्टेप 1 में सबसे पहले क्या करो, डिटरमाइन एक्सपेक्टेड रेंट, बोलो हाँ या ना। अच्छा, एक्सपेक्टेड रेंट निकालने का सबसे सही तरीका बताओ जरा क्या है,
हाउ टू डिटरमाइन एक्सपेक्टेड रेंट, कौन बताएगा? सर अभी अभी तो सीखा हमने। लिख दो, अपने हाथ से लिख दो उसको, जो सीखा उसे अपने हाथ से लिख डालो यहाँ पे। सर आपने बोला था एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगी? म्युनिसिपल वैल्यू। हम उसे कंपेयर करेंगे किससे? फेयर रेंटल वैल्यू से। लिखते जाओ, फेयर रेंटल वैल्यू। इन दोनों में से सर जो भी क्या होगी, हायर होगी, उसे उठा लिया जाएगा। ये हो गई हायर। अच्छा, इस हायर वैल्यू को हम क्या करेंगे? इस हायर वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे किससे? स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू से। किससे कंपेयर करेंगे? स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू से हम इसे कंपेयर करेंगे, और इसको कंपेयर करके यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी द लोअर वैल्यू। हाँ है ना? सही है ना? ये क्या होगी? ये होगी लोअर वैल्यू, और जो भी लोअर निकल के आएगा ये लोअर ही होगा मेरा ER, और ये मेरी वैल्यू होगी एज पर सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 क्लॉज A। सही है? इसको मैं कंपेयर करूंगा किसके साथ? बोलो। इसको मैं कंपेयर करूंगा एक्चुअल रेंट के साथ। तो ये वैल्यू कौन सी आई? फोर्थ पॉइंट है ना ये तो। इसको मैंने कंपेयर किया किससे? एक्चुअल रेंट से। और भाई एक्चुअल रेंट से जैसे मैंने इसे कंपेयर किया तो इन दोनों में, अच्छा एक्चुअल रेंट का जिक्र कहाँ हुआ था? सेक्शन 23(1)(b) में हुआ था। तो अपन क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा प्लीज। एज पर सेक्शन 23(1)(a) जो वैल्यू है, और एज पर सेक्शन 23(1)(b) जो वैल्यू है, दोनों में जो भी क्या होगा, इन दोनों में जो कुछ हायर होगा, यानी कि इन दोनों वैल्यू में जो भी हायर होगा। तो सर क्या ऐसा हो सकता है क्या कि अगर मान लो आपका एक्चुअल रेंट लोअर देन एक्सपेक्टेड रेंट है, तो आप एक्सपेक्टेड रेंट को ही क्या मान लो? GAV मान लो। ऐसा हो सकता है भाई? हाँ भाई ऐसा हो सकता है, बिल्कुल। अभी तक की स्टडी के हिसाब से ऐसा बिल्कुल हो सकता है। ये जेन्युइन केस है कि अगर आपका एक्सपेक्टेड रेंट मान लीजिए ज्यादा है और एक्चुअल रेंट आपका कम है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर हम आपके एक्सपेक्टेड रेंट को ही आपकी क्या मानेंगे? GAV मानेंगे। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच एवर इज हायर। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दिमाग में रखना है इसको डाल के। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर दो कि साहब इसको कैसे करेंगे। आई बात समझ में? इसमें दिमाग में रखना अपने बात मैंने क्या बोला है, ठीक है? कि साहब ये जो मेरा एक्चुअल रेंट है, मेरा जो एक्चुअल रेंट है और मेरा जो एक्सपेक्टेड रेंट है, इन दोनों में जो फिगर हायर होगी मैं उसको पिक करूंगा, ठीक है? अगर मैं एक्सपेक्टेड रेंट को GAV ले रहा हूंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा 23(1)(a), और अगर मैं एक्चुअल रेंट को GAV ले रहा हूंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा 23(1)(b। ठीक है? बन गई बात? बन गई बात? अब ऐसे ही इसमें एक मोड़ आ गया चलते चलते बात में। पहले मुझे बताओ यहां तक लिख लिया आपने? अब वापसी चलते हैं ऊपर और हम आ जाते हैं यहां वापस। ठीक है सर, अभी क्या होता है, आपने ये प्रॉपर्टी किस चीज के लिए रखी थी भाई? रेंटल इनकम के लिए। अब क्या हुआ, अब एक प्रॉब्लम आ गई। और प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम आई कि ये प्रॉपर्टी जैसे साल भर के लिए तुमने इसे रखा था कि भाई 12 महीने ये प्रॉपर्टी किस पे रहेगी? रेंट पे रहेगी। प्लीज ध्यान दीजिएगा। तो मेरे पास अप्रैल में एक टेनेंट आया, और वो मेरे पास अप्रैल से लेके और दिसंबर 31 तक रहा। 31 दिसंबर 2024 को उसने प्रॉपर्टी क्या कर दी? वेकेट कर दी। और 1 जनवरी से लेके और मार्च तक मेरी प्रॉपर्टी खाली रही, वेकेंट रही। हाँ या ना? तो अब जरा समझना बात को। मैं इससे रेंट चार्ज किया करता था ₹12,000 पर मंथ। तो ये मेरा क्या था? एक्चुअल रेंट। इस प्रॉपर्टी का एक्सपेक्टेड रेंट था 10,500 रुपए पर मंथ। तो सबसे पहले आप मुझे टोटल एक्सपेक्टेड रेंट बताइए कितना आया? 10,500
इंटू 10,500 इंटू, अब मुझे बताओ एक्सपेक्टेड रेंट पूरे 12 महीने का लोगे या 7 महीने का लोगे? कितने बच्चे कह रहे हैं 7 मंथ्स का लेना चाहिए आपको, क्योंकि 3 महीने तो सर देखो ऐसा 3 महीने ना बन नहीं सकते पिक्चर, क्योंकि 3 मंथ्स तो बिल्डिंग क्या रही है सर, 3 महीने तो बिल्डिंग आपकी बिल्कुल खाली रही है ना सर, तो 3 महीने तो वैकेंसी है, तो फिर उसमें तो सर एक्सपेक्टेड रेंट का कोई रोल हो ही नहीं सकता। गलत बात है ये, सुनिए ध्यान से, सही क्या है। एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने की वैल्यू थी, ये भी मैंने लास्ट क्लास में कहा था आपको कि एक्सपेक्टेड रेंट कभी भी 12 महीने से कम नहीं हो सकता अगर हमारी प्रॉपर्टी 1 अप्रैल को एग्जिस्ट करती है तो। यार तुम्हारी प्रॉपर्टी ही जुलाई में बन के तैयार हुई, सुनो ध्यान से, तुम्हारी प्रॉपर्टी बन के ही तैयार हुई जुलाई में, तो उसमें तो हमारी मजबूरी है कि जुलाई से लेके मार्च तक ही मुझे एक्सपेक्टेड रेंट मिलेगा। कई बार बच्चे क्या होते हैं ना ऐसे, मतलब वो होता है ना खून भरी मांग, ऐसे ये बीच में एक नर्व जारी होती है ना, इसमें छेद कर लेते हैं पेन से और उससे लिखते हैं सर ने कहा था एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने से कम का नहीं हो सकता। क्वेश्चन में वो पता क्या करता है एग्जामिनर, जबरदस्त मजे लेता है, वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करा देता है दिसंबर में और बच्चा एक्सपेक्टेड रेंट निकालता है 12 महीने का। भाई थोड़ा दिमाग अप्लाई करो, प्रॉपर्टी थी नहीं, तुम एक्सपेक्टेड रेंट का अचार डालोगे क्या? एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल में कब से आएगा? जब से प्रॉपर्टी आएगी। तो अपना चश्मा भूल गई है क्या है? तो यार तुम्हें को ऐसा लग रहा है तो फोकस नहीं बना पा रही है ठीक से, तो बार बार ऐसे ऐसे देख रही है, ऐसे है, प्रैक्टिस कर रही है क्या कुछ? अच्छा ठीक है, ओके, चश्मा तो था तेरा, पता नहीं, कोई नहीं। मैं क्या कह रहा था भाई, एक्सपेक्टेड रेंट निकाले तो एक्सपेक्टेड रेंट कितने मंथ्स का आएगा? कितने मंथ्स टोटल करके बताओ जरा मुझे, है 1,26,000 रुपए टोटल आ गया एक्सपेक्टेड का। पता बेटा एक्चुअल रेंट कितने मंथ्स का लेंगे? कैसे सर? 12 महीने इंटू, सर 12,000 रुपए किराया है, 9 महीने तक ही किराएदार था, तो एक बात बताओ, इस टाइम पीरियड में, जितने टाइम पीरियड में आपके पास किराएदार था, मतलब जब तक आपका टेनेंट आपकी प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई करके बैठा था, तब तक तो वो रेंट भी दे रहा था। देखो पूरे के पूरे ग्रीन पोर्शन में आपको रेंट मिला होगा कि नहीं मिला होगा? तो अप्रैल से लेके दिसंबर 31 तक उसने आपको रेंट दिया, रेंट देके अच्छा टेनेंट था वो। कुछ धोखेबाज टेनेंट भी आएंगे जो रातों रात भाग जाते हैं, वो भी आएंगे इसी में। तो वो बढ़िया टेनेंट था, उसने 31 दिसंबर तक का हिसाब करके प्रॉपर्टी छोड़ी एमिकेबली, उसको जाना था। तो साहब जनवरी से लेके मार्च तक आपके पास कोई रेंट नहीं आया, तो कोई रेंट नहीं आया तो तुम हिसाब में रेंट लिखोगे क्या? बोलो। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास टोटल रेंट कितना आया? 1,08,000। अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आप ग्रोस एनुअल वैल्यू कितना लोगे, बस। GAV। सर जी धुधला धुधला दिख रहा है, हाँ इसीलिए तो मैं जानना चाह रहा हूं आप क्या लिखोगे। जी मैम। अच्छा तेरे को पता था ना मेरे से पूछेंगे, हैं? चल बता जल्दी से, हायर वाला ले लेंगे? कितना ले लेंगे बताओ, बीच में नहीं बोलना भाई, 1 मिनट रुक जाओ, लेट हर स्पीक। कितना ले लेंगे? 1,26,000। ठीक है, सही लिखा है भाई हमने 1,26। सर बिल्कुल सही लिखा है, आपने ही बोला था। जो कुछ 23(1)A में लिखा है और जो कुछ 23(1)B में लिखा है, इन दोनों में से हायर उठा लो। 1 में लिखा था 1,26 और B में लिखा था 1,08। बोलो। तो हमने तो मजबूरी में उठाना पड़ गया 1। तुम्हें नहीं लगता कुछ गलती कर दी आपने? कुछ गलत किया? सब कुछ ठीक किया एज पर लॉ, हम बिल्कुल ठीक है। आपने जो पढ़ाया, हमने जो सीखा, उसके हिसाब से तो गलती नहीं करी हमने। मतलब अभी तक हम प्रिंसिपली बिल्कुल सही हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया, बिल्कुल ठीक किया। जब तक मैं तुम्हें 23(1)C ना पढ़ा दूं,
तब तक तुम ये कैसे बोल सकते हो हाँ हमने गलती करी है? हमें गलती कब पता चलती है? जब हमें सही पता हो कि हमने सही क्या है, तभी तो हमें पता चलेगा गलत क्या है। तो अभी तक तो ठीक है। 1:26 को मैंने ऐसे लिखा दुधला दुधला सा, क्यों लिखा? क्योंकि मुझे इसे करेक्ट करवाना है। 1:26 अगर यहाँ पे आ जाएगा तो देखना यहाँ पे दिक्कत आएगी किसको? ऑनर को। उस बेचारे ने 3 महीने का तो लॉस झेला, दिख रहा है तुम्हें ये? नो रेंट। और जो आदमी प्रॉपर्टी को किराए के लिए रखता है यार, वो तो लॉस काउंट करेगा। और ये उसको लॉस हुआ किस वजह से? लॉस ड्यू टू वैकेंसी। बेटा अपना दिमाग, अपनी आंखें, कान सब कुछ खोल के रखना, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनना, ठीक है? लॉस हो गया किस वजह से? प्रॉपर्टी जब क्या हो गई? वेकेंट हो गई, टेनेंट चला गया, तो मुझे लॉस हो गया, वैकेंसी का लॉस हो गया। अगर ये वैकेंसी नहीं होती, अगर ये वैकेंसी नहीं होती तो मुझे टोटल रेंट कितना मिलता? 12x12। कितना मिलता भाई? सर मुझे अगर वैकेंसी नहीं होती, फर्ज करिए अगर मुझे ये लॉस नहीं होता, ऑनर गवर्नमेंट को समझा रहा है कि बहन जी समझो, अगर वैकेंसी नहीं होती तो मुझे कितना आता? मुझे आता एक्चुअल रेंट टोटल आता 1:44। तुम्हारा एक्सपेक्टेड रेंट है 1:26, हाँ या ना? तो मैं तुम्हें 1:44 पे टैक्स देता कि नहीं देता? हाँ या ना? मैं तुम्हें 1:44 पे टैक्स देता? भाई आपका जो जीएवी है वो कितना माना जाता? 1:44। अगर कोई वैकेंसी नहीं होती तो, लेकिन क्या हो गई यहां पे? वैकेंसी हो गई। क्या हो गई? वैकेंसी हो गई। वैकेंसी के हो जाने से मुझे लॉस हो गया 3 महीने का, और मैं 12,000 के हिसाब से 3 महीने यानी कि 36,000 रुपीज गवा बैठा, हाँ या ना? तो सरकार कहेगी भैया आप किसी और को किराए पे रख लेते। हम कैसे मान लें कि आप गवा बैठे? प्रभु मेरे, आप चलो मेरी बिल्डिंग पे चल के देखो, मैंने 3 जगह बोर्ड लटका रखे हैं। किसके? टू लेट के बोर्ड लटका रखे हैं मैंने, बिल्डिंग मेरी, हाँ या ना? भाई मैंने टू लेट का बोर्ड लटका रखा है, जैसे ही वो बंदा गया था ना, उसके जाने के पहले ही 2 महीने पहले लटका दिया था यार, कोई टेनेंट आया ही नहीं। तो अब इसको किसकी गलती मानोगे? लैंडलॉर्ड की? सरकार की? किसकी गलती है ये? भाई इसने ये ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता था? बोर्ड लटका सकता था, प्रॉपर्टी किराए पे लगा सकता था, ऑफर कर सकता था, हाँ या ना? अभी टेनेंट नहीं आया तो क्या आप इसको ये कहोगे नहीं तू मेट्रो के गेट नंबर 5 पे खड़ा हो जा? बोलो। और जैसे ही गीतांजलि मेट्रो से नीचे उतरेगी उसे पकड़ लेना और जबरदस्ती ले जाके बंद कर देना वहां पे घर में, और उसको बोलना किराया देना पड़ेगा। अरे ऐसे होगा क्या? ऐसे नहीं हो सकता है सर जी। ये लेट आउट का बोर्ड लगा सकता था बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता ये। बोलो हाँ या ना? गवर्नमेंट को झक मार के इस केस को लॉ में डालना पड़ा कि भाई इसका तो नुकसान हो गया यार ये। तो उन्होंने कहा एक काम कर, तू ये बता इसमें से इसे माइनस करके क्या आता है? 1,08,000। अब ध्यान से सुनना, ये बता, ये जो तेरा 1,08,000 है, क्या ये 1,26,000 जो कि एक्सपेक्टेड रेंट है उससे कम है? प्लीज ध्यान से सुनना एक एक बात, फिर ये एज इट इज लॉ से पढ़ाऊंगा मैं आपको। मैंने कहा जो तुम्हारा एक्चुअल रेंट आया, क्या आया है? क्या वो एक्सपेक्टेड रेंट से कम है? हाँ या ना? वजह बताओ कम होने की, रीजन बताओ, रीजन। तो रीजन कुछ भी हो सकता है, एन नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन हो सकता है कि साहब मेरे को प्रॉपर्टी रिनोवेट करानी है। दूसरा रीजन हो सकता है कि मैं प्रॉपर्टी किराए पे देना नहीं चाहता, हाँ या ना? तीसरा रीजन हो सकता है मैं प्रॉपर्टी किराए पे देना चाहता हूं लेकिन कोई बंदा किराए पे प्रॉपर्टी लेना नहीं चाहता। बोलो हाँ या ना? सही है ना? तो अब प्रॉपर्टी क्या रहेगी? वैकेंट रहेगी कि नहीं रहेगी? बोलो, प्रॉपर्टी वैकेंट रहेगी कि नहीं रहेगी?
वेकेंट रहेगी। अब वो वेकेंट रहेगी तो उस टाइम पीरियड में रेंट तो आएगा नहीं। तो बड़ी सीधी बात है, अगर ये कंडीशन है और इस कंडीशन होने के पीछे की वजह ये है, तो फिर आपका जो एक्चुअल रेंट आया है ना, आपका जो एक्चुअल रेंट आया है, हम उसी को आपकी क्या मान लेंगे, जीएवी मान लेंगे, एज पर सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी में। मतलब क्लॉज सी जो है ना, क्लॉज सी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लिखा था भाई, भाई आपकी जीएवी क्या मानी जाएगी, पक्की बात। 23(1)(b) में क्या लिखा था मेरे बच्चे, एक्चुअल रेंट लिखा था, और आपकी जीएवी भी क्या मानी जा रही थी। मजे की बात सुनो, 23(1)(c) में क्या लिखा है, लेकिन एक्चुअल रेंट के कंधे पे बना है स्टार, यानी कि नियम और शर्तें लागू। बोलो हाँ या ना। सर जी नियम और शर्तें लागू होंगी, तो पहले तो नियम और शर्तें पता कर लेते हैं क्या है। एक्चुअल रेंट स्मॉलर देन एक्सपेक्टेड रेंट, और इसके कम होने की वजह है क्या, वैकेंसी। बेटा कोई और वजह होगी ना, हम एंटरटेन नहीं करेंगे, सिर्फ एक वजह होगी तो हम मान लेंगे, और तेरी बात को सुन के और समझ के हम तेरे एक्चुअल रेंट को ही तेरा जीएवी मान लेंगे। लेकिन ध्यान रखना, एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड से कम होना चाहिए, और कम होने की वजह क्या होनी चाहिए, वैकेंसी होनी चाहिए। बता दो मेरे को, तुम्हारे दिमाग में कुछ घुसा कि नहीं घुसा, गया कुछ दिमाग में तुम्हारे। लॉ में क्या लिखा है जरा दिखाना एक बार, देखना जरा सी क्लॉज क्या कहता है। वेयर द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज लेट एंड वॉज वेकेंट ड्यूरिंग द होल, वाह मजा आ गया, ड्यूरिंग द होल और एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर, एंड ड्यू टू सच वैकेंसी the actual rent received or receivable by the owner in respect thereof is less than the sum referred in clause, और क्लॉज ए में क्या लिखा था साहब, ER, तो the amount so received or receivable shall be treated as your GAV। सर टैक्स चोरी करना बहुत आसान है, मेरा घर है सर, किराएदार रहता है, मैंने सर किराएदार से 12,000 रुपए पर मंथ रेंट लिया है, और सारा का सारा रेंट किस में लिया है, कैश में लिया है, और इस पे यहां कॉर्नर पे बोर्ड लटका रखा है टूलेट का, और सर सरकार को मैं कह दे रहा हूं कि मेरी तो बिल्डिंग पूरे 12 महीने क्या है, खाली है, और सरकार ER निकाल के रख लेगी, और लेकिन AR तो क्या आएगा, नील आएगा, AR क्या आएगा, नील आएगा, और ER चाहे कुछ भी आए, तो वो विच एवर इज हायर का नियम तो यहां लग ही नहीं सकता सर, तो मेरी जीएवी क्या निकल के आएगी, नील निकल के आएगी सर। बोलो हाँ या ना, पक्की बात है, वेरी गुड। ये सब बातें पता है क्या है, ये सब बातें जब क्या होता है ना, संडे के दिन आपने देखा होगा, मैं समझाता हूँ तुम्हें क्या हो रहा है यहाँ पे। अभी संडे के दिन जब तुम कभी घर से बाहर निकलते होंगे ना, तो आजकल ना ठंड पड़ती है रात को, तो सुबह सुबह ना मोहल्ले की आंटियां 11, 12, 1 बजे ना बाहर ऐसे निकल के बैठ जाती हैं, ऐसे नुक्कड़ में ऐसे ना, तो ये तुम्हारी गली है जैसे, ठीक। और मैं बता दूं वो ना ऐसे ऐसे बैठी होती हैं, यहाँ चारपाई मंजी डाल के ऐसे ना, इधर इधर ऐसे ऐसे बैठी होती हैं वो, ऐसे 4 4 का ग्रुप बैठा होता है ऐसे, और उनके पास 2 मिनट खड़े हो जाओ तो आपको लगेगा जीवन कितना नेगेटिव है। उनके पास हर एक इंसान को, मतलब हर इंसान से दिक्कत है उनको, ठीक है साहब। तो वो ऐसे मंजियां डाल के बैठी हैं, तो वो अगर ये सब कहें जो तुमने अभी बोला मुझे तो आसान लगता है, बाबू मेरे ये इतना आसान नहीं होता है। देखो आपको एक बात बता दूं मैं, झूठ जो होता है ना, उसकी जो उम्र होती है वो बड़ी होती है कि छोटी, इसकी उम्र बहुत छोटी होती है, आई बात समझ में। तो झूठ जिस दिन पकड़ा जाता है ना, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं बहुत अच्छे से, झूठ पकड़ा गया और तुमने सरकार के हिस्से के 2 रुपए दबा रखे थे, कितने, 2 रुपए, इस 2 रुपए को
उन्होंने एक पल में कितना बना देना है? 2000। और तुम थोड़ा और लेट करोगे ना तो उन्होंने इसको कन्वर्ट कर देना है किस में? 2 लाख में। तो ये गवर्नमेंट है, ठीक है। हमारे एक भाई ने मात्र 10 लाख रुपए अपने अकाउंट में कैश डिपॉजिट किया था, ये सोच के कि किसको पता चल रहा है। क्या पता चला? ये 10 लाख तो उन्होंने कहा एक तरफ रख दो इसको, तो इस पे 300% पेनल्टी लगाएंगे हम। 10 लाख का 3 टाइम्स निकाल लो भाई। 30 लाख तो हो गया प्रभु एक, प्लस इंटरेस्ट @18% पर एनम। और ये हरकत उन्होंने करी थी 2015 में, और ये नोटिस खुले थे 2024 में। तो कितने साल हो गए हैं? 30 लाख का 18% निकाल लो कैलकुलेटर पे, कितना? 5 40, 1 साल का 9 साल का कितना हो गया प्रभु? 4 नहीं भाई, 45 है। 48,60,000 रुपए ये जुड़वा दिए। 48 लाख, 5,000 रुपए की पेनल्टी रिटर्न नहीं भरी। आई बात समझ में? टोटल जोड़ लो कितना हो गया? कितना? 78,65। ये देना है जी आपको, ये कह रहे हैं वो कि जी ये देना है। और इसकी शक्ल देखिए ना, जिसने ये हरकत करी, तो इसकी शक्ल देख के ऐसा लगता है ये अभी रो देगा 2 मिनट में। वो कह रहा है साहब मैं तो सारा का सारा प्रॉपर्टी बेच दूंगा ना अपनी, वो तब भी नहीं दे पाऊंगा मैं इतने, क्या करूं मैं? बताओ। तो अब बताओ, इसके भाई के पास भी एक ही ऑप्शन है। अब भाई आदमी मजबूर होएगा तो क्या करेगा? सरकार छोड़ थोड़ी देगी इसको, बोलो। तो क्या करेगी भाई? या तो तू पैसे ले आ, नहीं तो तेरे जो एसेट है उन्हें अपन क्या कर लेते हैं? सीज कर लेते हैं। आई बात समझ में? तो बस इसने तो इतना सा झूठ बोला था, देखो उसको क्या करना पड़ रहा है। जीवन खराब हो गया कि नहीं हो गया खराब? बोलो। लेकिन ये बच सकता है? कैसे? वो तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ ये देखना है कि चोरी नहीं करनी, ठीक है? कैसे बच सकता है वो तो देखेंगे जिनको देखना है, ठीक है? अरे 1 रुपया नहीं दिलवाएंगे यार, 1 रुपया नहीं देने देंगे। मतलब 1 सिंगल रुपया। वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे थे? 78,60,000, 65। मैं कह रहा हूं 5,000 भी ले लो तो बात समझ जाएंगे हम कि हाँ तो मैं तुम्हारे में दम है कि 5,000 रुपये ले लिए तुमने, जाओ। नहीं ले सकते। तो ये होती है पावर ऑफ नॉलेज। कितना मांग रहे हो? 5 लेके दिखा दो। छोड़ दो, ये तो दूर की बात है। अब वो जब वो आया ना तो मैंने उसको ये बोला कि यार तेरी जेब से 500 रुपए भी सरकार को चले जाए ना तो तू नाम बदल दियो मेरा। कहता हो जाएगा ऐसे? अरे तो घर जा यार, तो सो जा जाके। नहीं तो यार ये बच्चों, यही सीखना है। और क्या सीखना है यार तुम्हें? तो टैक्स एक्सपर्ट्स है, वही प्रोसेस, तो प्रोसेस है, तरीका है उसका। चलिए आ जाए, बढ़े आगे। तो टैक्स चुराना आसान नहीं होता है, ठीक है? हाँ, टैक्स की चोरी नहीं करनी चाहिए। चलिए, बुरी बात है। स्टेप 2 देखो मैंने क्या कहा था आपको। स्टेप 2 मैंने कहा था इन केस ऑफ वैकेंसी। मैं लिख लूं उसको, ये 2 तो यहां कवर हो गए, आप लोग भी लिख लो इन केस ऑफ वैकेंसी। हमारे एक क्लाइंट थे नोएडा के, उनकी 4.5 करोड़ की डिमांड थी डिपार्टमेंट की। 4.5 करोड़ रुपए मांगे थे उनसे, ले आओ आप। हाँ 4.5।
अच्छा, ये वैकेंसी का केस है, तो इन केस ऑफ वैकेंसी सेक्शन कौन सा लगता है? सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी एप्लीकेबल होता है यहां पे। इसके हिसाब से हमारी जीएवी क्या मानी जाएगी? जीएवी मानी जाएगी, सबसे पहले अपन देखेंगे ईआर, फिर हम कंपेयर करेंगे एआर को, दोनों को कंपेयर करेंगे। नहीं बेटा, ऐसे नहीं करेंगे, ईआर और एआर को देखेंगे। अब हम देखेंगे क्या हमारा एक्चुअल रेंट हमारे एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, ये हम चेक करेंगे। सर हाँ कम है। कम होने की वजह क्या है? क्या कम होने की वजह वैकेंसी ऑफ द हाउस है? तो अगर वैकेंसी ऑफ द हाउस है तो फिर इस सिचुएशन में हमारा एक्चुअल रेंट ही हमारी क्या मानी जाएगी? जीएबी मानी जाएगी। उस केस में एक्सपेक्टेड रेंट को इग्नोर कर देती है गवर्नमेंट और किसको ले लेती है? एक्चुअल रेंट को ले लेती है। ओके, सही है। तो अब मेरे को ये बताओ, यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई क्या? बढ़िया से आ गई, बहुत बढ़िया। आना फिर एक बार ही बोर्ड पे देखना जरा। अच्छा, मान लो किसी को सरकार को कितना देना है? कितना देना है? मतलब अगर वो कुछ नहीं करता तो उसे कितना देना है? और अब अगर वो मान लो किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेता है तो प्रोफेशनल की फीस कितनी होगी? अच्छा, अभी ये सब सपने नहीं देखने हैं, अभी तो पहले तो बस एबीसीडी सुन लो, फिर उसके बाद करेंगे ये सब बातें। आ जाओ, ये क्वेश्चन पढ़ना। अच्छा, ये क्वेश्चन ना पेपर में आया हुआ है एक बार, पता नहीं क्या सोच के दिया था। 4 नंबर का था ये, 4 मार्क्स का। पढ़ो। जयश्री owns 5 houses in India, all of which are let out. Compute the gross annual value of each house from the following information। जो मैंने तुम्हें सिखाया उसके हिसाब से आपको ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालनी है। फटाफट रजिस्टर पे निकाल दो। प्रैक्टिस रजिस्टर है तुम्हारे पास? तुम्हारा नहीं है तो इसी में निकाल लो, फटाफट से देख लो बोर्ड पे देख के, कैलकुलेटर पे, और बस कहीं पे नोटिंग करते हुए जाओ कि कितना कितना होगा, बताओ मेरे को जरा। ऐसे ही हो जाएगा ओरली, और क्या लिख के थोड़ी करोगे आप इसको, ओरली हो जाएगा ये तो। बेटा बातें नहीं करनी आपस में, इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना है।
ये कोई ग्रुप गेम थोड़ी है। अच्छा, पारिवारिक डिस्कशन। आओ बहन चुगली करें। तो सही है, बढ़िया। हो गया क्या? अरे सर, इसमें था क्या ऐसा जो नहीं होता ये है? चलो सुनो, बता रहे पावनी, फर्स्ट क्वेश्चन कैसे किया तूने? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू 80-90 नहीं बेटा। हाँ, ओके। स्टैंडर्ड रेंट जीरो नहीं है, स्टैंडर्ड रेंट वहां पे एप्लीकेबल नहीं होता। हिंदुस्तान की हर प्रॉपर्टी पे स्टैंडर्ड रेंट एप्लीकेबल नहीं होता, कुछ कुछ एरियाज में होता है। ठीक है, चलो आगे बोलो। एक मिनट, पहले एक्सपेक्टेड रेंट बताओ कितना आया, प्रोसेस बाय प्रोसेस चलो। 90,000 इज योर एक्सपेक्टेड रेंट। व्हाट इज योर एक्चुअल रेंट? 72,000। तो कौन से सेक्शन के तहत आपने इसको जीएवी बनाया 90 को? 23(1) और क्लॉज बी। एक मिनट, क्लॉज ए कैसे लगाया? ये बनाना था, यही लिखना था बस आपको ठीक से। ये तो कोई भी बता देगा क्या होगा, बट परफेक्शन कैसे आएगी जब हम क्लॉज तक सोच के सही लिख पा रहे होंगे। और इसलिए हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि मेरे को कौन सा क्लॉज लगाना है, तभी ये जो इतनी लंबी इतनी देर से मैं बातें कर रहा हूं ना, ये तभी सक्सेसफुल होंगे। दूसरा पॉइंट सॉल्व करो श्वेता। हाँ, 60,000 ले लेंगे। ओके, बढ़िया। प्रशांत तीसरे वाला सॉल्व करो। बराबर दे रखी है वो तो। हाँ, बढ़िया। एक्सपेक्टेड रेंट कितना आएगा? बढ़िया, ठीक है। ठीक है, राम फोर्थ केस करना। सेक्शन कौन सा लगेगा? 23(1) बी। बिल्कुल बी लगेगा। फिफ्थ हाउस को सॉल्व करो। हम्म, whichever is higher, compare with the standard rent। ओके, ठीक है। सी की तरफ जाने का दिल करता है कई बार, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम एक्चुअल रेंट को एक्सपेक्टेड रेंट से जब भी कम देखते हैं ना, तो मन से आवाज आती है कि क्यों ना यहाँ वैकेंसी हो। लेकिन क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ ही नहीं आपको, तो आपको अपनी तरफ से कुछ भी अज्यूम नहीं करना है कि मैं ये अज्यूम कर रहा हूं। नोट डाल देंगे ना सर, कॉस्टिंग में तो डाल देते हैं नोट, लेट्स अज्यूम। अज्यूमिंग नहीं करना भाई साहब, कुछ भी अजम्पशन नहीं लेनी। हेलो, अज्यूम नहीं करना कुछ भी, जो लिखा है उसके हिसाब से करना है। हाँ है ना? हाँ, अज्यूम कुछ नहीं करना। चलो सर, हो गया। बन गई क्या केसेस? देखना सारे। अरे बोलो बच्चों, बन गया? चलो सर, एक काम करो, फटाफट से आप अपने नोट्स पे आ जाओ। है तुम्हारे पास नोट्स? हैं क्लास के नोट्स? है ना? किधर है? ये रे। बातें नहीं करनी। ओके, देखना ये एक छोटा सा सम है, प्रैक्टिस करेंगे इसको आप एक बार। एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है आपको,
करेंगे इसको प्रैक्टिस। कंप्यूट GAV of the house property in the following cases assuming it is let out। म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है, इंडिपेंडेंट केसेस हैं सारे। हाउस 1 में म्युनिसिपल वैल्यू 1 लाख, फेयर रेंटल वैल्यू इज 120, तो हम 120 को पिक करेंगे। स्टैंडर्ड रेंट एप्लीकेबल नहीं होता, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल दे रखा है कितना 90। तो सर सीधी सीधी बात है, यहां से हायर ये है नहीं, तो मेरा जो GAV होगा वो होगा 1,20,000। लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग, सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहां देखो दोनों में विच एवर इज हायर, दोनों में जो हायर है उसे उठा लिया, कंपेयर करा स्टैंडर्ड रेंट के साथ, दोनों में जो लोअर आया 1,20 और 1,30, तो 1,20 आ गया एक्सपेक्टेड रेंट। बोलो हाँ या ना। व्हाट इज योर ER? ER इज 120, हाँ या ना। व्हाट इज योर AR? AR इज गिवन 1 लाख। नो इंफॉर्मेशन अबाउट वैकेंसी इज गिवन इन द क्वेश्चन। बोलो यार बच्चों। हेंस मैं क्या करूंगा, ER और AR विच एवर इज, अगेन मैं सेक्शन लगाऊंगा 23(1)(a)। शाबाश, इसको सॉल्व करो। 1 लाख और 1,20,000 विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर मैंने उठा लिया। अच्छा, फिर मैं क्या करूंगा सर, मैं फिर यहां दोनों में क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। तो 120 और यहां पे आ गया कितना 1,10,000, उसको मैंने कंपेयर किया किससे, एक्चुअल रेट से। तो फिर से सेक्शन कौन सा लगा 23(1)(1)(a)। यहां पे आ जाओ, विच एवर इज 1 लाख रुपए हायर है, 1 लाख को कंपेयर किया किससे, तो मेरी ER क्या आ गई 80, लेकिन एक्चुअल रेंट कितना है 1 लाख। तो मैं सेक्शन कौन सा लगाऊंगा 23(1)(b) और वैल्यू क्या ले लूंगा। पक्का क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। देखना 120, यहां पे भी 120, यहां पे 1,10,000 और यहां पे 1 लाख। ठीक है, बोलो। चलो बहुत बढ़िया। वैकेंसी का केस आ गया और अनरियलाइज रेंट का केस आ गया। ठीक है, यहां तक मुझे बताओ बात तुम्हारे को समझ आ गई कि नहीं आ गई, फटाफट से आ गई। तो जो प्रॉपर्टी मैंने लेट आउट पर्पस के लिए रखी होती है, ये मैंने यहाँ पे चार्ट दे रखा है छोटा सा आपके नोट्स में ना, सही है। तो इसमें आपने टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, सबसे पहले हम बात करते हैं, डिस्कस हो गया। ठीक है, बन गई क्या बात, हो गई। चलो अब क्या माइनस करते हो इसमें से, सर इसमें से अब हम लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस। मेरी बात को सुनना बहुत ध्यान से, लेस कर देते हैं सर पहला खर्चा। और पहला खर्चा किस पे होता है, पहला खर्चा होता है म्युनिसिपल टैक्सेस पे। अब क्या है ना, मैंने अभी तक आपके साथ म्युनिसिपल टैक्सेस को लेके बहुत नॉर्मल बातें करी थी, अब थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस के ऊपर। हमारे नॉर्मल डिस्कशन के हिसाब से म्युनिसिपल टैक्सेस वो चार्जेस हैं जो कि हमारी लोकल अथॉरिटी इंपोज करती है। कौन इंपोज करता है, लोकल अथॉरिटी इंपोज करती है। लोकल अथॉरिटी क्यों इंपोज करती है, क्योंकि सर लोकल अथॉरिटीज के पास क्या होती है ना, एक पावर होती है। क्या रहता है, लोकल अथॉरिटीज का काम होता है सिटी की मेंटेनेंस का। क्या काम होता है इनके पास, जो सिटी है उसकी मेंटेनेंस का काम धंधा इन्हीं के पास होता है, इन्हीं के पास होती है देखरेख। अब देखरेख होती है तो इनको क्या होता है, इनको थोड़ा रेवेन्यू कलेक्शन पावर भी चाहिए होती है। क्योंकि अगर मान लीजिए काम तो ये लोग करते रहे, लेकिन इनके भी अपने एम्प्लॉइज हैं, इनके भी अपने खर्चे हैं। बोलो हाँ या ना भाई। सिटी मेंटेनेंस में साफ सफाई आ गई कि नहीं आ गई। अब मान लो उसके लिए इनको एक लॉट खरीदना है झाड़ू का, और इनके पास रेवेन्यू कलेक्शन के नाम पे कोई पावर है नहीं, तो ये डिपेंडेंट रहेंगे कि नहीं रहेंगे किसी थर्ड पर्सन पे। तो कॉन्स्टिट्यूशनली हमारी लोकल अथॉरिटीज को कुछ छोटे मोटे टैक्सेस कलेक्ट करने की पावर है।
जिनको हम कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं, म्युनिसिपल टैक्स बोल देते हैं। इसमें हाउस टैक्स आ जाता है, इसमें फायर टैक्स आ जाता है, इसमें सीवरेज टैक्स आ जाता है और वाटर टैक्स आ जाता है। ये 4 तरह के टैक्सेस आते हैं इसके अंदर। तो जनरली जो म्युनिसिपल टैक्सेस हैं जो हमने लोकल अथॉरिटीज को दिए, तो उनकी डिडक्शन मुझे हाउस प्रॉपर्टी से दी जाती है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि म्युनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन लेने का तरीका क्या है। तो म्युनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन मुझे मिलती है पेमेंट के बेसिस पे। किस बेसिस पे मिलती है? पेड बेसिस पे मिलती है। मतलब सर, मतलब ये कि साहब यहां पे ना आपको अगर डिडक्शन चाहिए तो पहले एक्चुअल पेमेंट करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? पहले हमें एक्चुअल पेमेंट करनी पड़ेगी, तब हमें डिडक्शन मिलेगी। सर डिडक्शन मिल किसको रही है? बेटा डिडक्शन मिलती है ऑनर को। तो अगर ऑनर की लाइबिलिटी है तो दैट लाइबिलिटी मस्ट बी पेड बाय द ऑनर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यानी कि म्युनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन मुझे तभी मिलेगी जब मैंने म्युनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन, सॉरी म्युनिसिपल टैक्सेस की पेमेंट एक्चुअल में कर दी होगी। और ये पेमेंट एक्चुअल में करनी किसको है? ऑनर को। यानी कि म्युनिसिपल टैक्सेस की कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी अगर म्युनिसिपल टैक्सेस की पेमेंट किसने करी होगी? टेनेंट ने करी होगी। सर ऐसा क्यों? बेटा रिकॉर्ड क्लियर रहना चाहिए। फर्क इससे कुछ नहीं पड़ता, पेमेंट कोई भी कर दे, लेकिन जिसकी लाइबिलिटी है अगर वही पेमेंट करे तो अच्छा लगता है। तो अगर लॉ कहता है कि अगर टेनेंट क्या करेगा? पे करेगा, तो उसकी डिडक्शन हम ऑनर को नहीं देंगे। तो सर क्या टेनेंट को देंगे? टेनेंट डिडक्शन लेगा कहां? सोच के बताओ। टेनेंट बेचारा कहां डिडक्शन लेगा? सर दुकान है और दुकान के म्युनिसिपल टैक्सेस मान लीजिए ऑनर ने पे कर दिए। जैसे मैं बताता हूं, मेरा जो गुड़गांव वाला ऑफिस है वहां पे जो म्युनिसिपल टैक्सेस हैं वो मैं खुद पे करता हूं एज अ टेनेंट। अब मैं एज अ टेनेंट पे करता हूं तो उसको तो उसकी डिडक्शन मिलती नहीं है, ऑनर को तो उसकी डिडक्शन क्या मैं ले सकता हूं? हाँ मैं ले सकता हूं, क्योंकि मैं उस बिल्डिंग को मेरे बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज करता हूं। तो जब मैं पीजीबीपी की इनकम निकालूंगा अपनी, तो मैं वो म्युनिसिपल टैक्सेस जो मैंने उस प्रॉपर्टी के लिए दिए जिसमें मैं बिजनेस करता हूं, उसकी डिडक्शन मुझे मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? तो वो मेरा बिजनेस एक्सपेंस माना जाता है। क्या माना जाता है? बिजनेस एक्सपेंस। लेकिन एज अ टेनेंट आप किसी के घर में रहते हो और आप उसके म्युनिसिपल टैक्सेस जमा करा रहे हो, तो क्या आपको उसकी डिडक्शन मिल सकती है? नहीं मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि म्युनिसिपल टैक्सेस की जो डिडक्शन है वो एक्चुअल में ऑनर को दी जाती है और मस्ट बी पेड बाय द क्या होनी चाहिए? ऑनर होनी चाहिए। एक बात और ध्यान रखना, ये पेमेंट हमें करनी कब तक है, ये उलझा देता है यहां पे। तो मैंने आपको एक पॉइंट तो बोला, म्युनिसिपल टैक्सेस की पेमेंट या म्युनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन मिलेगी किसको? ऑनर को मिलेगी। किसको मिलेगी? ऑनर को। याद रखना, इसकी पेमेंट सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा तो डिडक्शन मिलेगी? ऑनर। अगर टेनेंट कर देगा तो इसकी डिडक्शन मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। टेनेंट को कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। इट मस्ट बी पेड बाय द ऑनर। और पेमेंट कब तक हो जानी चाहिए? पेमेंट हो जानी चाहिए 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर। आपका प्रीवियस ईयर क्या है? 24-25। तो पेमेंट कब तक हो जानी चाहिए? 31 मार्च 2025 तक। सर जी मान लो आपने कोई पेमेंट कर दी 7 अप्रैल 2025 को, तो बेटा एक बात बताओ, वो तो अगले साल करी ना आपने। आपकी सारी पेमेंट सिर्फ कब तक की देखी जाएंगी? 31 मार्च 2025 तक आपने म्युनिसिपल टैक्स की कितनी पेमेंट करी है वो सिर्फ कंसिडर होगी। ध्यान रखना, क्योंकि भाई देखो इसके बाद अगर कोई पेमेंट करी है तो अगले साल चलेगी ना, वो तो पता चलेगी नहीं सर रिटर्न तो अभी फाइल नहीं करी। रिटर्न फाइलिंग का मैटर नहीं है, मैटर है साल खत्म होने तक आपने जितनी पेमेंट कर दी उसको हम म्युनिसिपल टैक्सेस के अंदर क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे। चलें एक बार नोट्स पे चले फटाफट से, देखना जरा म्युनिसिपल टैक्सेस का जिक्र हुआ होगा कहीं पे, दिख जाए तो बताना मुझे, रुक जाऊंगा मैं वहीं पे। दिख रहा है? म्युनिसिपल टैक्सेस, दिस इज अ प्रोवाइजो टू सेक्शन 23 सबसेक्शन 1। जो सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 है ना, उसके साथ एक प्रोवाइजो जुड़ा है। ध्यान से देखिएगा, ओरिजिनल लॉ में देखिएगा ध्यान से, यहां लिखा देखिए, प्रोवाइडेड दैट टैक्सेस लेवीड बाय एनी लोकल अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी शैल बी डिडक्टेड। और ब्रैकेट में देखना क्या लिखा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द लाइबिलिटी टू पे सच टैक्सेस वाज इनकर्ड बाय द ऑनर
अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय हिम। किस में से माइनस होंगे? इन डिटरमाइनिंग द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ दैट प्रीवियस ईयर इन विच सच टैक्सेस आर एक्चुअली पेड बाय हिम। हिम का मतलब क्या है? ऑनर। कहने का मतलब है म्युनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन हमें पेमेंट के बेसिस पे मिलती है। पेमेंट के बेसिस पे मिलती है तो हमें ये नहीं देखना होता कि इनकी लाइबिलिटी कब अराइज हुई थी। यानी कि सर अगर कोई आउटस्टैंडिंग होगा, अगर कुछ आउटस्टैंडिंग होगा तो उसकी डिडक्शन भी मुझे मिल जाएगी। बोलो भाई, मेरे रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 24-25 के अंदर मैंने 23-24 के कुछ आउटस्टैंडिंग म्युनिसिपल टैक्सेस थे जो मैंने यहां पे करे, तो मुझे टोटल डिडक्शन पेमेंट बेसिस पे कितनी मिलेगी? इस साल का जो था प्लस इस साल का जो था, मुझे डिडक्शन एक्चुअल में टोटल मिलती है। सही है? पढ़ना जरा क्या लिखा हुआ है। वंस द जीएवी इज डिटरमाइंड, द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिडक्ट द, यानी कि टैक्सेस लेवीड बाय एनी अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द, अच्छा, एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बाय द, टू अराइव द नेट एनुअल वैल्यू। Municipal taxes are deducted on irrespective of the previous year in which the liability to pay such taxes was incurred by the owner according to the method of accounting regularly employed by him. Doesn't matter वो cash basis follow करता है, accrual basis follow करता है, इससे कोई मतलब नहीं है। पेमेंट सिर्फ और सिर्फ जब पेमेंट कर दोगे तो इनकी डिडक्शन आपको मिलेगी। Municipal taxes are deemed to be included service tax like levied by local authority in respect of the property, for example sewerage tax, water tax, house tax, etc. Municipal taxes are not deducted if not paid during the year in which liability arises. Not municipal taxes are not deducted if not paid and borne by the, yani ki if it is paid by the tenant then it is not actually allowed as deduction. Taxes levied by local authority of a foreign country are also deductible. सर हम किसी बंदे की, किसी रेजिडेंट की एक ऐसी प्रॉपर्टी को टैक्स कर रहे हैं जो सिंगापुर में है। कहां पे है? सिंगापुर में। और वो बंदा इंडिया में क्या बन गया? आरओआर बन गया। तो क्या उसकी ग्लोबल इनकम को इंडिया में टैक्स करते हैं कि नहीं करते हैं? तो इस प्रॉपर्टी की जो इनकम आएगी वो डेफिनेटली म्युनिसिपल टैक्सेस कंसिडर होंगे कि नहीं होंगे? तो उसमें वो माइनस करा जाता है डेफिनेटली। ठीक है? अच्छा, म्युनिसिपल टैक्सेस आर नॉट डिडक्टेड इन केस ऑफ, ये सब बात की है, इनको तो अभी थोड़ी देर में करेंगे। तो क्या ये चीज समझ आ गई आपको? ये लास्ट लाइन पढ़ लो, लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, एक लाइन मैंने छुड़वाई है अभी आपको। इफ म्युनिसिपल टैक्सेस आर गिवन इन द क्वेश्चन एज अ परसेंटेज, तो यू शुड अप्लाई द परसेंटेज ऑन, याद करो मैंने कहा था म्युनिसिपल वैल्यू वो वैल्यू होती है जो की लोकल अथॉरिटी देती है। ठीक है? तो अगर वो ऐसे देते कि म्युनिसिपल टैक्सेस एट द रेट 10%, तो 10% किसका? म्युनिसिपल वैल्यू का। हमेशा किसका लेना है? म्युनिसिपल वैल्यू का लेना है। ठीक है, बन गई क्या बात? बोलो फटाफट से। तो म्युनिसिपल टैक्सेस में अपने क्या क्या सीखा, एक बार एक समरी मेंटेन कर ले। सीखा बहुत सारी बातें हैं, बट क्रक्स क्या है? म्युनिसिपल टैक्सेस का जो डिडक्शन मिलेगा, वो डिडक्शन आपको कैसे मिलेगा? डिडक्शन शैल बी अलाउड ऑन पेड बेसिस। बेटा पेमेंट करोगे तो मिल जाएगा। पेमेंट किसको करनी चाहिए? कब तक करनी चाहिए? 1 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर तक करनी चाहिए। हाँ या ना? बस हो गया। अच्छा, कोई भी डिडक्शन किसको नहीं मिलेगी? टेनेंट को मिलेगी क्या? कोई भी डिडक्शन टेनेंट को नहीं मिलेगी। ये बात याद रह जाएगी आपको। जब आप जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्सेस को माइनस करते हो तो आप आ जाते हो किस पे? नेट एनुअल। लिख के छोड़ देते हैं यहां पे, ये आ गया मेरा नेट एनुअल वैल्यू। लिख लो, लिख लो फटाफट से। हम आ जाते हैं नेट एनुअल वैल्यू पे। आ गए सर। इसमें से बेटा हम माइनस करते हैं 2 डिडक्शंस। इसमें से हम 2 डिडक्शंस को माइनस करते हैं। नंबर 1, हम पहले तो इनको लिखते हैं कैसे? हम पहले तो इसको ऐसे लिखते हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। कैसे लिखते हैं? डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। पहली डिडक्शन हमें मिलती है स्टैंडर्ड डिडक्शन। बताया था क्या मैंने आपको? ये क्या बताया था? स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलती है 30% ऑफ नेट एनुअल
वैल्यू मिल गई। 30% किसका मिल निकालोगे? नेट एनुअल वैल्यू का। और बी पॉइंट क्या है? डिडक्शन फॉर द इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। हाँ या ना? तो ये क्लॉज ए है और ये क्लॉज, सुनो लिख लो पहले फटाफट। बस एक सवाल पूछना है मुझे आपसे रिलेटेड टू दिस, पहले लिख लो अच्छे से। लिख लिया क्या? लिख लिया? डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 का हेडिंग क्या है? डिडक्शंस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हेडिंग क्या है? डिडक्शंस फ्रॉम। अब क्या है ना, ये डिडक्शंस को लिमिट करा गया। सेक्शन 24 क्लॉज ए के अंदर मुझे 30% डिडक्शन अलाउ करी गई, और ये 30% किस लिए दिया गया? इसका लॉजिक ये था कि कोई भी हाउस प्रॉपर्टी से अगर हम कुछ रेंटल इनकम जनरेट करते हैं तो डेफिनेटली उसमें हमारे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, इसलिए वो जो एक्सपेंसेस हैं वो एक्सपेंसेस को हम एक काम करते हैं, अलग अलग ना लेके एक नोशनल यानी कि इकट्ठा डिडक्शन दे देते हैं। कि भाई मान लो आपने 100 रुपए जनरेट करा, क्या जनरेट करा? 100 रुपए आपने जनरेट करा, 100 रुपए में से 30 रुपए हम आपका क्या मान लेते हैं? खर्चा। तो बैलेंस 70 रुपीज पे हम टैक्स लगाएंगे आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। आसान है। मेरा सवाल यह है कि इसको एनएवी का ही फंक्शन क्यों माना गया, जीएवी का क्यों नहीं माना गया? जीएवी का मान लेते। वाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एनएवी इंसर्टेड बाय द लॉ मेकर्स? करना क्या ये तो समझ गए, ये समझ में आ गया कि कोई भी इंडिविजुअल खर्चा कंसिडर नहीं होगा, 30% में सब कुछ आ जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी का कोई भी एक्सपेंस हम और कंसिडर नहीं करेंगे, सब कुछ इस 30% में ले लेंगे। लेकिन 30% ऑफ एनएवी ही क्यों ले लेंगे? 30% ठीक है, एक नोशनल फिगर उन्होंने 40 दे सकते थे, 50 भी दे सकते थे। मेरे को सवाल ये आ रहा है, मेरे को डाउट ये आ रहा है कि भाई एनएवी ही क्यों? इससे ऐसा क्या लगाव था तुम्हारा कि आप एनएवी को इतना ज्यादा सीरियसली ले रहे हो? तो कोई बच्चा मुझे इसका लॉजिक बताएगा क्या? लॉजिक क्या, लॉजिक है इसके पीछे बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया, ऑर्डिनरी एक्सप्लेनेशन दे दिया आपने, सही दिया। आप बताओ, नो आइडिया? हम्म, और कोई बताना चाहता है? नहीं? समझो एनएवी ही क्यों दिया। एनएवी इसलिए दिया, आपको 30% की डिडक्शन तभी मिल पाएगी जब आप कुछ कमा के लाओगे, जब आप कुछ कमा के लाओगे। मतलब अगर तुमने एनएवी जीरो कर दिया तो तुम हाउस प्रॉपर्टी में कुछ कमा के नहीं लाए, है ना? तुम हाउस प्रॉपर्टी में कुछ भी कमा के नहीं लाए, कमा के नहीं लाए, कुछ भी कमा के नहीं लाए आप। तो किस बात के खर्चे? साहब हमारे खर्चे हो गए, कमाया क्या? कुछ नहीं, निकलो यहां से, कुछ नहीं मिलेगा। जब तुमने कुछ कमाया नहीं तो तुम्हें खर्चे किस बात के दें हम? तुम कुछ कमाते तो हम तुम्हें खर्चे भी देते। तो इसको 30% को एनएवी का फंक्शन बनाने के पीछे का रीजन क्या है? अगर एनएवी पॉजिटिव होगा तो ही 30% मिलेगा, अगर एनएवी जीरो होगा या नेगेटिव होगा तो आपको कुछ भी 30% जैसा नहीं मिलने वाला है। यानी कि 30% तुम्हें सिर्फ तभी मिलेगा
ये डिडक्शन तुम्हें तभी मिलेगी जब आपका नेट एनुअल वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव फिगर होगी। बताओ समझ आई क्या बात? ठीक है, देयर शुड बी अ पॉजिटिव फिगर इन एनएवी। जब आप 30% का डिडक्शन लेने जाओ तो एनएवी शुड बी पॉजिटिव। लॉजिक कि अगर तुमने कुछ कमाया ही नहीं तो फिर तुम्हें खर्चे भी नहीं देंगे। हां, तुम कुछ कमा के लाए हो तो हम आपको एक्सपेंसेस अलाउ करते हैं। ठीक है, बाकी की बात हम कल करेंगे। सक्सेसफुली आपने आज का बहुत सारा काम निपटाया है, इसको रिवाइज कर लेना घर जाके। ठीक है, थैंक यू।